वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। परसेंटेज चेंज कितना आया, प्राइस किस प्राइस पे फाइनली क्लोज हुआ, और अगेन डाउनवर्ड आप देख रही होंगी कि नंबर ऑफ वॉल्यूम्स रिड्यूस हो रहे हैं। अब ये टॉप एडवांसर्स क्या हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा चेंज जिनमें आया रेलेवेंट विद देयर प्राइस और वॉल्यूम बेसिस पे। इसमें अपर कैप लगे हैं, कुछ में अपर कैप 10% स्ट्रेट अवे, अपर कैप नियर बाय, और अपर कैप से बिलो भी क्लोज हुए हैं। टॉप डिक्लाइनर्स में मोस्टली वो शेयर्स हैं जिन्होंने लोअर कैप मारा है, यानी प्राइस में ह्यूज रिडक्शन आई है एज पर द शेयर प्राइस। ठीक है, इसमें लोअर कैप भी हो सकते हैं और इसमें प्राइस रिडक्शन भी हो सकती है। भाई हम स्टार्ट ले रहे हैं फर्स्ट शेयर केल से। लेट फॉर से केल की रीडिंग करते हैं। अब मसला ये है कि अगर आप ग्राफ पे देखें तो शेयर प्राइस ड्रास्टिकली, अभी हम देख रहे हैं 1 आवर का चार्ट, हम डे से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, डे के चार्ट के अंदर अगर आप देखें मूवमेंट ड्रास्टिक मूवमेंट है, मूवमेंट अपवर्ड भी है, मूवमेंट डाउनवर्ड भी है। इंपॉर्टेंट इज यू नीड टू नो कि कब हमें शेयर में एंट्री लेनी है, कब हमें शेयर से बाहर निकलना है। तो इसके लिए वी नीड टू नो डिफरेंट इंडिकेटर्स, या हमें कब कैसे पता चलेगा कि शेयर को कब बाय करना है, कब शेयर से बाहर निकलना है, ताकि हम अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकें, ताकि हम अपने प्रॉफिट्स को मेच्योर कर सकें। अच्छा, व्हाट न्यू वी हैव एडेड, ताकि जितने हमारे थोड़े से एडवांस लर्नर्स भी मौजूद हैं यहाँ पे, तो उनको भी उनके लिए ऐड ऑन राइट नाउ, ऐड ऑन होने से क्या बेनिफिट मिलेगा उनको। अभी हम लेट फॉर से अभी तक हमने ये चीज सीखी थी कि प्राइस ऊपर जा रही है तो कमाना कैसे है। ठीक है, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि हम ये भी कोशिश करेंगे ये सीखने की कि जब प्राइस नीचे जा रही है तो उसमें हमें कैसे कमाना है। इट्स अगेन अप टू योर कॉल, कोई उसको क्या समझता है क्या नहीं समझता, आई डैम केयर, बट आई नीड कि मुझे वो चीज़ डिलीवर करनी है। इफ एनी वन वॉन्ट्स कि ऊपर प्राइस ऊपर जा रही है आप कमाओ, और जब प्राइस नीचे जा रही है तो कैसे कमाना है, उसको दोनों चीज़ों को ऑल टुगेदर लर्न कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हम स्टार्ट लेते हैं। लेट्स स्टार्ट अप विद द सिंपल इंडिकेटर दैट इज ईएमए। इंडिकेटर्स साइट का लिंक मैंने आप सबको शेयर कर दिया है। एससीएस ट्रेड पे टेक्निकल एनालिसिस से जा सकते हैं शुरू से। अगर हम एससीएस ट्रेड पे जाएं तो मैं डायरेक्ट लिंक ये कहाँ से लिया मैंने वो भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने एससीएस ट्रेड पे गया, टेक्निकल एनालिसिस में गया, रियल टाइम एडवांस चार्ट में गया, अगेन टेक्निकल एनालिसिस एंड देन रियल टाइम एडवांस चार्ट। किसी को अगर कोई चीज़ पूछनी हो, भूल रहे हो तो मार्क कर देना भाई। एससीएस ट्रेड, टेक्निकल एनालिसिस और रियल टाइम एडवांस चार्ट यहाँ पे फ्री में मिल रहा है, इसलिए हम अवेल कर रहे हैं। अगर ये बंद हो जाएगा तो और वेबसाइट्स भी हैं उनको यूज़ करेंगे, तो डैम केयर। बंद करना है बंद कर दें, हम कोई और यूज़ कर लेंगे, लेकिन हमने चलना फ्री में है। जब तक अच्छे प्रॉफिट्स में ना चले जाएं तो उसके बाद हम कोई पेड वेबसाइट्स लेंगे, ट्रेडिंग व्यू वगैरह कोई और। अच्छा, हमने बात की थी, हमने कहा अभी हम KC 100 नहीं, हम अभी जस्ट एक सिंपल शेयर कैल पे हम बात कर रहे हैं। कैल का शेयर कब नीचे जाएगा कब ऊपर जाएगा, वी नीड टू नो दिस। उसके लिए हमने क्या किया, हमने इंडिकेटर्स अप्लाई किए। हमने कहा भाई ईएमए का इंडिकेटर ले लो, ईएमए के इंडिकेटर से स्टार्ट ले लो। हमने कहा भाई ईएमए के 3 4 5 5 इंडिकेटर लगा दो। अच्छा, ईएमए के 5 6 इंडिकेटर्स जो हमने लगाए हैं ज्यादा हो गए हैं तो हम कम कर देते हैं, ऐसे ही है, स्टार्ट लेते हैं। ईएमए के अंदर हमने कुछ चीजें ऐड ऑन की हैं, दैट इज EMA 7। अच्छा, इसकी सेटिंग को और से देखें। अभी हम बात कर रहे हैं ईएमए की। ईएमए क्या है, किस तरह वर्क करता है, उसकी फिर वर्किंग पे अभी हम जाएंगे। अभी हमने EMA 7 फर्स्ट रखा, इसकी सिग्नल को ब्लू कर दिया, ब्लू से थोड़ा सा लाइन को हमने मोटा कर दिया। EMA 7 की सेटिंग डन।
अगेन दूसरा वाला खोलेंगे, डबल क्लिक करेंगे, दूसरा खुल जाएगा। ईएमए की इनपुट में जाएंगे, यहाँ इसको कर देंगे 21, ईएमए 21, स्टाइल में चले जाएंगे और इसको हम कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, ठीक है। अब हमने EMA 7, EMA 21 सीख लिया। अब इसी तरीके से थर्ड वन इज EMA 50। स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ से इसका कलर कोड थर्ड डाल देते हैं, नहीं थोड़ा और चेंज करते हैं ताकि विजिबल हो। ये तो विजिबल नहीं है, और डार्क कर देते हैं इसको और लाइन मोटी कर देते हैं। ठीक है, लेट्स लर्न विद EMA 100 एंड EMA 200। इसको कलर कोडिंग पिंक कर देते हैं, लाइन थोड़ी सी हमने इसकी मोटी कर दी। एंड द लास्ट वन इज EMA 200। EMA 200 को कलर कोडिंग दे देते हैं हम दिस वन। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, क्विक एडवांस में मुझे अगर आप लोग थोड़ा सा रेस्पॉन्स दें तो इट वुड बी मच बेटर। जिनको आता है वो थोड़ा सा असिस्ट इसमें करते चले जाएं। अच्छा, इसमें लर्निंग में देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैं सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, प्राइस रेंज को थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, ऊपर को खींच रहा हूँ यहाँ से, और ये मैप बड़ा हो गया। हम हमेशा कहते हैं भाई EMA 7 जब भी EMA, अच्छा अब हर लाइन का एक कलर कोड है। व्हाट इज EMA इज मूविंग एवरेज। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने लगाया है। इसमें हमने कहा हर 7 कैंडल्स पे, अभी हमने चार्ट ड्रॉ किया है डे का, हर कैंडल एक डे की ट्रांजेक्शन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। उसमें कैंडल का जो टॉप है दैट इज अपर साइड, लोअर साइड, और जो एक लाइन आपको दिख रही है दैट इज विक। इसको हम विक कहते हैं, जो हर कैंडल के ऊपर नीचे, और लाजमी नहीं है कि हर कैंडल के साथ विक भी हो। ठीक है, तो green candle is representing price upward, red candle is representing price downward। ठीक है, कि किसी दिन डाउनफॉल आया है, किसी दिन अपफॉल आया है, तो वो कैंडल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। डे का चार्ट लगाया हुआ है, मींस हर कैंडल एक दिन की ट्रांजेक्शन्स को प्रेजेंट कर रही है। अब इसकी रीडिंग कैसे होती है, देखो जितने भी इंडिकेटर्स हैं इनकी इंडिकेटर्स की रीडिंग को समझना बहुत जरूरी है। वही हमें बताएंगे कि कब एंट्री लेनी है और कब बाहर निकलना है। जब भी EMA 7 लिख लो, इन चीजों को, जिनके पास न्यू लर्नर्स हैं वो एक दो बार लिख लें, चीजों को याद कर लेंगे। अगर बाद में भी पूछोगे तो बता दिया जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को सीखना जरूरी है। जब भी EMA 7 की लाइन, कौन सा कलर है, ब्लू कलर है, जब भी EMA 7 की लाइन EMA 21 की लाइन को नीचे से क्रॉस करेगी अपवर्ड, तो हम शेयर्स को बाय करेंगे। ठीक है, और इसका ऑपोजिट, जब भी EMA 7 की लाइन EMA 21 की लाइन को अपवर्ड से नीचे की तरफ काटेगी, तो हम शेयर को सेल कर देंगे एनी कॉस्ट, अपनी नहीं चलानी। जितनी मर्जी मार्केट से कॉल्स आती रहे, मैसेजेस आते रहे, हम उसकी बेसिस पे डिसीजन नहीं लेंगे, एट एनी कॉस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, अगर मैं इस ग्राफ में देखूं, यहाँ एक पॉइंट ऐसा है जिसमें, अभी पिछले पॉइंट्स को छोड़ दें, अभी यहां से हम रीडिंग करना शुरू करते हैं। EMA 7 की लाइन है, नीचे से ऊपर क्रॉस किया, EMA 21 की लाइन ग्रीन है। ठीक है, उसको क्रॉस किया, हमने एंट्री ली। एंट्री ली हमने, नीचे आपके पास जो है वो डेट आ रही है। अगर मेरा एरो देखेंगे, एरो में नीचे जो डार्क हो रहा है दैट इज डेट 28 अगस्त को इसने लेटफोर से यहाँ से क्रॉस किया, 29 अगस्त को क्रॉस किया, और 29 अगस्त पे राइट साइड पे अगर आप देखेंगे मेरे एरो के साथ, प्राइस रेंज मूव कर रही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जिस दिन इसने क्रॉस किया मैंने एंट्री ली, दैट इज 5.07 रुपीज पे मैंने एंट्री ली। और अभी सिर्फ देखें, हम ऑल टुगेदर सिर्फ एक इंडिकेटर की बेसिस पे डिसीजन नहीं लेते, हम मल्टीपल इंडिकेटर्स को रखते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं एट एनी कॉस्ट।
ठीक है। इम्पोर्टेंट इज के हमने यहाँ पे एंट्री ली, दैट इज 5.07 रुपीज पे हमने एंट्री ले ली, शेयर बाय कर लिया। अब हम शेयर को होल्ड करके रख रहे हैं जब तक EMA 7 की लाइन, EMA 21 की लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस ना करे, हम उस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। डिपेंडिंग हमें मार्जिन मिल रहे हैं, प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, हम एंट्री भी ले सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं। लेकिन जब ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर जाएगी EMA 7 की लाइन, तो हम हर सूरत उस शेयर को बेच देंगे, अपनी नहीं चलाएंगे। दैट इज द लर्निंग। लर्निंग इस चीज की है, हमने अपनी नहीं चलानी, हमने शेयर की इंडिकेटर्स की डिसीजंस को इम्पोज करना है अपने ऊपर। अपना डिसीजंस हम इंडिकेटर्स पे इम्पोज नहीं करेंगे, किसी सूरत नहीं करेंगे। इधर वे होगा क्या, ये जो अच्छा मूव हमें मिल रहा है, हम उस मूव को गेन नहीं कर पाएंगे, उस मूव को लूज कर देंगे और कोई और बेच देगा और प्राइस नीचे आ जाएगी। अल्टीमेटली आप, अगर ये लेट प्रोसेस ने क्रॉस किया, आपने नहीं बेचा, आप अपने नफे में नुकसान कर रहे हो, आपका प्रॉफिट लूज हो रहा है। अल्टीमेटली गिरते 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 प्राइस आज लेट से यहाँ इस पॉइंट पे 4.99 पे चली गई, तो यू हैव लूज योर, जो प्रॉफिट टेकिंग आप कर सकते थे सेल करके, आपने नहीं किया, आपने अपना गलत डिसीजन लिया, अब आपने लूज कर लिया। अब आप बैठो, या तो आप मजीद शेयर्स बाय करके उसको एवरेज प्राइस को रिड्यूस करोगे, या फिर आप बैठे रहोगे, या फिर आप लॉस लेके बाहर निकलो और दोबारा किसी और शेयर में अगर मूव आता है तो उसमें एंट्री ले लो। यहां तक क्लियर है सबको? अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है। अब EMA 7 की रीडिंग हमें समझ में आ गई, अपवर्ड डाउनवर्ड ट्रेंड दोनों। अब मैं ये कह रहा हूँ व्हाट इज देन वाई मैंने EM 7 और 21 तो लगाया, फिर मैंने 50, 100 और 200 क्यों लगाया? भाई इन्वेस्टर ये करता है, इन्वेस्टर ये एनालाइज करता है कि लेट फॉर से अगर प्राइस XYZ फैक्टर से गिर भी जाए तो मोस्ट केसेस में EMA 50 पे आके रेजिस्ट करती है, वापस बाउंस बैक का मौका देती है। अगर अदर फैक्टर्स भी सही हुए तो वो आपको एक मौका देगी। अगर 50 पे नहीं रुकी तो 100 पे रुकेगी, अगर 100 पे नहीं रुकी तो 200 पे लाजमन रुकेगी, और अगर लेट फॉर से शेयर प्राइस 100 को ब्रेक कर देती है तो यू कैन बाय दैट शेयर, और अगर 200 को भी ब्रेक कर देती है तो दैट इज द मोस्ट फेवरेटेड, आपके पास अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप उस शेयर को बाय कर लो और लेके रख लो सुकून से। क्यों? कभी भी शेयर प्राइस अपने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल से अगर नीचे ब्रेकआउट दे भी दे तो वो वापस अपने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल नॉर्मल यानी EMA 7 को के पास वापस जाएगी, वो 200 से ऊपर जाएगी जाएगी। ठीक है, लेट फॉर से मैंने यहाँ कहीं पे बेच दिया शेयर, ठीक है, मैक्सिमम मैंने यहाँ बेच दिया, ठीक है, 6.9 पे बेच दिया, 5.7 से लिए हुए। मैं होता तो शायद ऊपर बेचता, लेकिन वो अभी आप लोगों ने लर्न नहीं किया कि वो कैसे लर्न करना है, कि मैक्सिमम कितने पे बेचना था, वो हम आगे चल के भी सीखेंगे। क्लास लंबी होगी, ज्यादा बोलूंगा, लेकिन प्लीज सुन लेना, समझ लेना, कोई इशू हो तो हाईलाइट करो। यहाँ पे लेट फॉर से मैंने मुझे अदर फैक्टर्स, अदर कैंडल्स रीडिंग भी आती हैं, तो मैंने डिसीजन लिया आज हम कैंडल रीडिंग को भी लाजमन देखेंगे, लाजमन देखेंगे कैंडल रीडिंग कैसे की जाती है। मैंने अगर कैंडल रीडिंग की बेसिस पे यहाँ डिसीजन लिया कि यार यहाँ तो हर सूरत बाय कर लो। कब बाय करो? एट 5.12 पे बाइंग ले लो। तो मैंने सेम डे के अंदर 5.87, 60 पैसे आराम से कमा लेने थे। 60 पैसे हेल ऑफ अमाउंट है, अगर आप 4 लाख 5 लाख भी लगाते हो, नहीं आप छोटे इन्वेस्टर हो, 1 लाख लगाते हो, तो आपने शेयर बाय किया लेट फॉर से, एक एस्टिमेटेड सिर्फ दिखा रहा हूँ, क्विक दिखा रहा हूँ, फिर हम निकलेंगे। 5.12 पे हमने इसको बाय किया, 5.12, और हमने सेल किया इसको, यहाँ कहीं सेल कर दिया, ठीक है, 5.8 पे सेल कर दिया, तो हमने 13,000 रुपये इंक्रीमेंटल कमा लिया एक ही दिन के अंदर, लाख रुपए लगा के। देर इज नथिंग मोर बिजनेस जो इतना अच्छा रिटर्न दे, तो दैट इज रिटर्न पर डे। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय कर लो, आप डिवाइड बाय 100 कर दो और मल्टीप्लाई बाय 365 कर दो, तो ठीक ठाक रिटर्न है। पर डे से आप ईयर पे जाओगे तो आप हिल जाओगे, अगर ऐसा मौका हर रोज मिलता रहा तो। सही है, बट नहीं मिलता, ठीक है, आपकी स्टडी डिपेंड करती है, कितनी अच्छी स्टडी है, कितने अच्छे डिसीजन मेकिंग है। अच्छा, अब हमने बात की कि हमने राइजिंग ट्रेंड पे कमा लिया, लेकिन क्या डाउनफॉल ट्रेंड पे कमा सकते हैं?
मैंने कहा मैं आज ये भी सिखाऊंगा कि डाउनफॉल ट्रेंड पे कैसे कमाया जाता है। यस, मुझे पता था प्राइस नीचे गिरेगी। मैंने जो शेयर खरीदा हुआ था वो तो मैंने बेच दिया जब प्राइस ऊपर गई। ठीक है, तो डाउनफॉल ट्रेंड पे कैसे कमाते हैं भाई? डाउनफॉल ट्रेंड के अंदर शॉर्ट सेल का एक ऑप्शन होता है। शॉर्ट सेल के ऑप्शन में जाके आप करते क्या हो, इस ऑप्शन को थोड़ा समझना, मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। इसकी एंट्री कैसे लेते हैं, एग्जिट कैसे करते हैं, ये सारे फंक्शंस को हम देखेंगे इंशाल्लाह। शॉर्ट सेल में होता ये है कि भाई मुझे पता है कि प्राइस यहाँ पे है और अभी तो डाउनफॉल ट्रेंड कंफर्म है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने शेयर को शॉर्ट सेल कर दिया। यानी इसकी काउंटर एंट्री डलती है। काउंटर एंट्री यूं डलती है कि मैं अपने ब्रोकेज हाउस से शेयर बाय करता हूं एट करंट प्राइस पे। लेट फॉर से वो मुझे शेयर, मैं शॉर्ट सेल करूंगा तो वो मुझे बेसिकली पहले शेयर मार्केट प्राइस पे बाय करके देगा और ऑटोमेटिकली बाय करके फौरन उसको मार्केट प्राइस पे सेल भी कर देगा। मैं सिर्फ शॉर्ट सेल की एंट्री कर रहा हूं, मेरे पास शेयर नहीं है, मैंने शॉर्ट सेल किया। शॉर्ट सेल मतलब मैं बाय नहीं कर रहा, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, शॉर्ट सेल का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूं। शॉर्ट सेल के ऑप्शन में काउंटर एंट्री ऑल टुगेदर गिरती है। स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर जो जिसके पास हम रजिस्टर्ड होंगे वो हमारे बिहाफ पे शेयर बाय करेगा और फौरन मार्केट पे सेल कर देगा। ठीक है, अब उसने शेयर हमारे पास बिहाफ पे बाय किया, हमने तो शेयर को सेल किया। उसका कमीशन क्या है? उसका कमीशन शॉर्ट सेल के केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ कमीशन जो नॉर्मल आपकी शेयर की बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर होता है, दैट इज 0.005%, वही अप्लाई होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और 0.003% अप्लाई होता है उन तमाम शेयर्स पे जिनकी शेयर प्राइस 19.99 रुपीज से कम है। तो ये वाला शेयर तो वैसे ही कम है, तो इसमें 0.003 रुपीज का कमीशन होगा दोनों साइड पे, बाइंग सेलिंग के ऊपर। अगर सेम डे में होगा तो वन साइड होगा, अगर टू डिफरेंट डेज पे होगा तो दोनों साइड पे अप्लाई होगा। ठीक है, तेज बोल रहा हूँ, चीजें बहुत ज्यादा है, नहीं समझ में आए लिख लो, बाद में भी पूछना चाहो पूछ लो, अभी भी कहीं रोकना चाहो दोबारा क्वेश्चन करना चाहो कर लो। अच्छा, अब क्या हुआ, शॉर्ट सेल पे मैंने सेल कर दिया। अब मुझे पता है शेयर प्राइस नीचे जा रही है जा रही है जा रही है, आई विल लेट इट गो। मैक्सिमम क्या हुआ, हो सकता है मैं यहाँ पे डिसीजन के लिए रुकूं। क्यों? दैट इज द लाइन ऑफ व्हाट, EMA 100। देख लो शेयर प्राइस नीचे गई, लेकिन अगली ही दिन कैंडल ने शेयर प्राइस 100 EMA पे वापस रेजिस्टेंस दी। लेकिन अगेन हम मल्टीपल इंडिकेटर्स को देख रहे होंगे, वहां से हमें रिफ्लेक्ट हो रहा होगा प्राइस वापस जाएगी नीचे जाएगी या क्या होगा। मैक्सिमम क्या हुआ, मैंने यहाँ पे सेल कर दूंगा। 5.8 पे मैंने सेल किया और मैंने बेसिकली शॉर्ट सेल के केस में 5.8 में अब मैं बाइंग करूंगा। जब मैं बाइंग करूंगा, मैंने पहले क्या किया था, सेल कर दिया था, अब मैं बाइंग करूंगा। जब मैं अब बाइंग करूंगा तो मेरा जो बाइट शेयर होगा वो ऑफसेट होगा शॉर्ट सेल के केस में। यानी मेरे ब्रोकेज हाउस ने मेरे ब्याह पे शेयर बाय करके उसको सेल किया था, सेल मैंने किया, बाय उसने किया, तो काउंटर एंट्री डली। अब जब मैं बाय कर रहा हूँ तो इसकी काउंटर एंट्री ऑटोमेटिक सेल की डलेगी, वो डलेगी ब्रोकेज हाउस के पार्ट पे। ठीक है, तो इस तरीके से काउंटर सेल की दोनों साइड की एंट्रीज क्लोज होती हैं, बाइंग सेलिंग ऑल टुगेदर, और अब आपकी डील क्लोज होगी। लेट फॉर से आपने बाय कितने पे किया, आपने किया 6.7 पे कर लिया। ठीक है, अब आपने सेल कितने पे किया, मैंने कहा मैंने यहीं पे सेल कर दिया, 5.8 पे मैंने सेल कर दिया। तो ऑलमोस्ट 1 रुपए का डिफरेंस है। यानी आपने 1 लाख रुपए के शेयर पहले सेल किए 6.7 पे, 14,000 शेयर्स आपको मिले। अब आपने उसको 14,000 शेयर्स बाय करने हैं। 14,000 शेयर्स कितने पे बाय किए, 5.8 रुपीज पे आपने शेयर्स बाय किए, मल्टीप्लाई बाय 5.8, तो 86,000 बने। पहले आपने लाखों रुपया लगाया था, अब आपने 86,000 लगाए, 86,000 नंबर ऑफ शेयर्स वहां काउंटर बैलेंस हो गया। शॉर्ट सेल के टाइम पे बाइंग सेलिंग हो गई, यहाँ जब आप शेयर्स बाय कर रहे हो बाइंग सेलिंग हुई, नंबर ऑफ शेयर्स काउंटर बैलेंस हो गए। आपने पहले लाख रुपए लगाया था, अब आपका 86,000 लगा, नेट 13,000 का आपको गेन मिलेगा। शॉर्ट सेल के केस में गिरती हुई मार्केट में भी आप कमा सकते हैं और उठती हुई मार्केट में भी आप कमा सकते हैं। शॉर्ट सेल के केस में किसी भी किस्म का कोई भी मार्कअप अप्लाई नहीं होगा। ठीक है,
अब मैंने कहा भाई मार्कअप अप्लाई नहीं होगा, इसका मतलब है कोई और ट्रेड भी ऐसी है जिसके अंदर मार्कअप अप्लाई हो सकता है। मैंने कहा यस। अच्छा भाई वो ट्रेड कौन सी है, वो ऑप्शंस क्या क्या हैं? देखो मैं एक चीज समझा रहा हूं, तो मैं अब ये चीज समझाना पर्पस क्यों है, मैं इस यहां तक क्लियर है। अब मैं सेकंड ऑप्शन को बताने जा रहा हूं। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है दैट इज लेवरेज बाय और लेवरेज सेल। अब तक आप लोगों ने, देखो मैं अरीज अरीज का क्यों लिंक ओपन नहीं हो रहा? हमने बात की, हम अब देखो मैं अभी सिर्फ एक इंडिकेटर लगाया है, अभी मैंने इंडिकेटर्स लगा के बाइंग सेलिंग, हर तरीके से बाइंग सेलिंग की बातें करूंगा, ताकि जिनको दूसरे ऑप्शंस का नहीं पता ऑप्शंस बता दो, उसके बाद जिसने जो से ऑप्शन पे काम करना है वो उसकी मर्जी। ठीक है। अभी हमने बात की नॉर्मल बाय और नॉर्मल सेल की, उसके बाद हमने बात की शॉर्ट सेल की, कि शॉर्ट सेल का फंक्शन कैसे वेट होता है, कैसे फंक्शन लगता है, कैसे उसमें काम किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं लेवरेज बाय और लेवरेज सेल की। अच्छा, लेवरेज बाय और लेवरेज सेल का ऑप्शन और शॉर्ट सेल का ऑप्शन जो है ना, ये आप सबको नहीं मिलेगा। लेकिन पहले काम सीख लो, आहिस्ता आहिस्ता वो ऑप्शन भी आपको दे देंगे कि वो कैसे मिलता है। ब्रोकेज हाउस आपको देगा लेकिन ऐसे नहीं देगा, मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये समझो मिल जाएगा। अब जब आपने करना होगा तो उस हिसाब से डिसीजंस करके उस ऑप्शन को वेट करवा के पहले सीख लो। वो ऑप्शन को वेट करवा देंगे, ओपन करवा देंगे, कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, लेवरेज बाय और लेवरेज सेल के अंदर क्या ऑप्शन है? लेवरेज बाय में ये होता है, लेवरेज बाय, लेवरेज लेवरेज वर्ड से एक चीज क्लियर है कि भाई मुझे बहुत ज्यादा लेवरेज मिल रही है, बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। ठीक है, या आप उसको यूं ले सकते हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं मुझे, लेवरेज मिल रहा है अपॉन एनीथिंग। ठीक है। तो यहाँ शेयर्स की ट्रेडिंग के अंदर हम लेवरेज बाय के ऑप्शंस को यूं समझते हैं, लेट फॉर से कि मेरी औकात है, या आई कैन बाय, माई कैपेसिटी इज, वर्ड्स एक ही है, मतलब अलग अलग निकाले जा सकते हैं। माई कैपेसिटी इज के मैं 100 शेयर बाय कर सकता हूं। ठीक है। बट आई नो आई कैन ट्रेड वेल। ओके। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपना रिस्क पोर्टफोलियो बहुत बड़ा लेके चलता हूं। मैंने कहा यार मैं 100 शेयर के बजाय मैं 1000 शेयर बाय करूंगा, लेकिन मुझे लेवरेज की फैसिलिटी अगर मिलती है तो ओके जी, वो मिल गई आपको लेवरेज की फैसिलिटी। आपने क्या किया, आपके पास लेवरेज बाय में दो ऑप्शन है, दैट नंबर वन इज एमटीएस, नंबर टू इज एमएफएस। ठीक है। व्हाट इज एमटीएस एंड व्हाट इज एमएफएस? भाई एमटीएस और एमएफएस क्या होता है, यही देख लेते हैं। मल्टीटास्किंग नहीं भाई, गूगल जिंदाबाद, सब कुछ देगा आपको। ठीक है। एमटीएस इज मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। और एमएफएस, देखो मैं रट्टा नहीं लगाया हुआ, मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ कि वो कैसे ट्रेड होता है, उसमें क्या होता है। मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम। ठीक है, हम वापस गए, एमटीएस एमएफएस, मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम और मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम, दो सिस्टम होते हैं लेवरेज के अंदर हमें मिलते हैं। अभी हम बात करते हैं एमटीएस की। एमटीएस के केस के अंदर होता ये है मेरे भाई के, एमटीएस के अंदर लेट फॉर से आपने कैपिटल लगाएंगे 15%, और आपके बिहाफ पे लेट फॉर से आपने 100 रुपए की, आपने 1000 रुपए की बाइंग करनी है। आपने बोला यार मैं 1000 रुपए की बाइंग कर सकता, करना चाह रहा हूँ, मेरे पास पैसे 1000 रुपए के नहीं है। बोला अच्छा, तो मैं बोला भाई 1000 रुपए का 15% आप दोगे, यानी 150 रुपया है आपके पास, तो 1000 रुपए की ट्रेड कर लो। ठीक है। तो बेसिकली जो भी आप ट्रेड लेना चाह रहे हो उस ट्रेड का 15% एमटीएस, लेवरेज बाय में एमटीएस के अंदर आपके पास अप टू 15% आपका पैसा लगेगा लगेगा। ठीक है। और रिमेनिंग 85% ब्रोकेज हाउस आपके बिहाफ पे आपको वो शेयर बाय करके देगा। अब इस केस के अंदर जब ब्रोकेज हाउस का पैसा लग रहा है, तो ब्रोकेज हाउस कभी भी मुफ्त में तो नहीं लगाएगा, तो ब्रोकेज हाउस आपको चार्ज करेगा XYZ परसेंटेज ऑन द टोटल अमाउंट
ऑफ शेयर्स, जो कि 85% होगा ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर। 2 रुपए का शेयर है, 85% अगर उसने शेयर्स बाय किए, लेट फॉर से 1000 का 85% शेयर्स उसने बाय किए, तो 2 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो, 1700 रुपए की फाइनेंसिंग आपने अवेल की फ्रॉम ब्रोकेज हाउस। ब्रोकेज हाउस नॉर्मली आजकल में तकरीबन 19% के करीब कुछ आपको चार्ज करेगा फॉर प्रोवाइडिंग दिस फाइनेंसिंग फैसिलिटी। ठीक है, आजकल में जो रेट चल रहा है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये फाइनेंसिंग फैसिलिटी बहुत अच्छी है। हाउ इट वर्क्स, डिपेंडिंग ऑन यू, आप यू वांना अवेल, यू डोंट वांना अवेल, इट्स अप टू यू। जब आपको पता है शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी, यू मे टेक अ रिस्क। ठीक है, आपने लेट फॉर से यहाँ हमने कहा 29 अगस्त को हमने एंट्री ली। लेट्स वर्क ऑन एक्सेल पे कर लेते हैं कि भाई हमें कॉस्ट क्या पड़ेगी, हम उन चीजों को भी देख रहे हैं ना, कि पता चला एक चीज फिजिबल ही नहीं है तो हम उस पर क्यों वर्कआउट करें। देखो इसमें लॉस भी हो सकता है, बट दिस इज व्हाट यू नीड टू मॉनिटर, यू नीड टू लर्न। अगर आप लर्न नहीं करोगे, हम ऐड कर लेंगे। हमने कहा भाई दो ऑप्शंस थे, हमने कहा लेवरेज, स्क्रीन विजिबल है, बड़ा कर दूं। लेवरेज के अंदर हमने कहा एमटीएस का ऑप्शन है, हमने कहा एमएफएस का ऑप्शन है। व्हाट इज एमटीएस, व्हाट इज एमएफएस? मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम। हमने कहा व्हाट इज एमएफएस, मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम। अच्छा भाई, मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर हमने कहा कि अप टू 15% फाइनेंस किसका होना चाहिए, किसका होना चाहिए? जो आपका होना चाहिए, दैट इज यू। ठीक है, और 85% का ब्रोकेज हाउस आपको कुशन दे सकता है, देगा, लाजमन देगा। ठीक है, 85% का क्वेश्चन यहाँ आपको ब्रोकेज हाउस दे रहा होगा। लेट फॉर से आपने अगर लेट 2 लाख रुपए का शेयर ट्रेड करना है, अभी हम एमटीएस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एमटीएस के केस के अंदर शेयर की वैल्यू है 5 रुपए। ठीक है, और मैं खरीदना चाह रहा हूँ 5,000, 50,000। ठीक है, 50,000 शेयर लेना चाह रहा हूँ, तो शेयर की टोटल वैल्यू कितनी बनी? 2.5 लाख रुपए। ओके, नहीं, हाँ, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए का मुझे कितना लगाना है? मेरे अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए? 37,500। ब्रोकेज हाउस मुझे कितने देगा? 2,12,500। ठीक है भाई, तो ब्रोकेज हाउस ने 2,12,500 चार्ज किया। मैंने कहा भाई एमटीएस के केस में ब्रोकेज हाउस आपको मार्कअप चार्ज करेगा अराउंड 19% एनुअल, दैट इज एनुअल। ठीक है, आप रखे रखो 1 साल तक, जो टोटल कॉस्ट इन्वेस्ट होगी उसका 19% दे देना। अच्छा, अभी हमने एंट्री ली, अब मैं हमसे लर्न करना चाह रहे हैं कि लेट फॉर से इसी ग्राफ को रीड करते हुए मैंने एंट्री ली, मैंने एक ऑप्शन अवेल किया, क्या वो ऑप्शन मेरा फिजिबल था, नहीं था, क्या वो मुझे बेनिफिट देगा, नहीं देगा, वो सब चीजों को हम देखते हैं। मैंने कहा हमने 29 अगस्त को एंट्री ली, जब ईएमए क्रॉस कर चुका था। ईएमए की प्राइस लेफ्ट पे आपको दिख रही होगी, इसको मैं मिनिमाइज कर दूं। ईएमए की प्राइस लेफ्ट पे आपको दिख रही होगी, दैट इज 5.09। जब ईएमए क्रॉस हो चुका था उसके थोड़ी देर बाद हमने एंट्री ली, 5.1 ले लो। हम वापस गए, हमने कहा यार इस प्राइस को चेंज कर दो, 5.1 कर दो। मैंने कहा ओके गाइस, मुझे 1 मिनट देना, मेरी चार्जिंग बंद हो रही है, मैं जरा चार्जर लगा लूं प्लीज।
कैश को निकाल के बोलो बोलो। जी, आई एम रिटायर्ड। हमने कहा भाई 85% फाइनेंसिंग जो है वो 5.1 के हिसाब से 2,16,750 रुपए की ब्रोकेज हाउस ने की, और 38,250 मेरे पास से गए। मैंने कहा ओके, हमने ट्रेड कितने की ली? 2,55,000 रुपए की हमने ट्रेड ली। अच्छा, अब मार्कअप वो हमें 19% चार्ज करेगा। ओके भाई, हमने एंट्री ली 29 अगस्त को। 29 अगस्त को हमने एंट्री ले ली, 29 अगस्त 2025। ठीक है, अब मैं बना रहा ट्रेड में। आई एम जस्ट वर्किंग ऑन वन सिग्नल, वन इंडिकेटर ईएमए। उसकी बेस पे मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या मैं फायदे में रहूंगा नहीं रहूंगा। अभी हम पीरियड, जो भी पीरियड आ रहा है, अभी सिर्फ ईएमए की बेस पे डिसीजन ले रहे हैं। जब हम अदर इंडिकेटर्स के साथ ट्रेड करेंगे तो उस टाइम पे हम उसका इम्पैक्ट भी वहां कैलकुलेट करके फिर डिसीजन मेकिंग लेंगे, एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी। अच्छा, अब मैंने कहा ईएमए रिवर्स हुआ यहाँ पे, मैंने मैक्सिमम यहाँ भेज दिया। जब ईएमए रिवर्स हुआ, दैट इज 6.787777 कर लेते हैं। मैंने कहा भाई जब ईएमए रिवर्स हुआ, मैंने इसको कर दिया सेल। अच्छा भाई, 6.77 पे मैंने इसको सेल कर दिया। 50,000 शेयर थे और टोटल वैल्यू मुझे मिली 338,500 रुपीज। ठीक है, आई एम जस्ट रीडिंग वन इंडिकेटर, आई एम नॉट वर्किंग ऑन अदर्स। जब दूसरे इंडिकेटर सिग्नल देंगे उस हिसाब से हम डिसीजन मेकिंग लेंगे। ठीक है, ओके भाई, मैंने 338,500 रुपीज का मैंने इसको बेच दिया। ओके, कब बेचा? दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमने बेचा इसको 21 अक्टूबर को। ओके, हमने इसको बेचा है 21 अक्टूबर 2025। अच्छा भाई, मुझे बताओ कितने दिन मैंने ये फाइनेंसिंग फैसिलिटी अवेल की। सितंबर 30 डेज, अगस्त 2 दिन 3 दिन, प्लस 30 डेज प्लस 21 दिन अक्टूबर, टोटल 54 डेज मैंने ये फाइनेंसिंग फैसिलिटी अवेल की। कितने की फाइनेंसिंग फैसिलिटी ली? 2,16,750 रुपए की। ओके, मल्टीप्लाई बाय द टोटल मार्कअप डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय एक्स नंबर ऑफ डेज, जितने दिन की मैंने फाइनेंसिंग फैसिलिटी ली। तो मुझे 6,000 रुपए देने हैं फॉर अवेलिंग दिस फाइनेंसिंग फैसिलिटी। कितने देने हैं? 6,000 रुपए। कमाया कितना? 83,500। डिफरेंस निकाल लूं भाई? मार्कअप पे करने के बाद भी मैंने कितना अर्न कर लिया? 77,500 तक का। मैंने इन्वेस्ट कितना किया था भाई? मेरी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 38,250 की थी। व्हाट इफ मैं अब इसी को मल्टीप्लाई फैक्टर डालता हूं? मैंने लिए 5 लाख शेयर्स। मैं बड़ा इन्वेस्टर हूँ, बड़ी गेम खेलता हूँ, मुझे नहीं समझ में आती है छोटे मोटे नंबर्स। भाई कितना रिटर्न है? सवाल एक उठता है। सवाल क्या उठेगा? क्या ब्रोकेज हाउस आपको इतनी फैसिलिटी, बड़ी फैसिलिटी देगा? जी भाई देगा, लेकिन उसके लिए ब्रोकेज हाउस आपकी उन तमाम चीजों पे वर्किंग करेगा। किन चीजों पे? टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड आपकी कितनी है? आप आते हो, आप मुझे बोलते हो भाई मेरी टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है 1 मिलियन। मैंने 10 लाख से काम शुरू किया है और 10 लाख रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं, इससे ऊपर के पैसे मेरे पास नहीं है। अब्बा से गाड़ लिए, भाई से ले लिए, अम्मा से ले लिए, बेगम से ले लिए। गरीबों, बेगमों से भी पैसे मिलते हैं, लेकिन हर एक की नहीं। खैर, आपने बेगम से पैसे ले लिए, आपको 10 लाख मिल गए। ब्रोकेज हाउस कहता है आपको अगर लेवरेज लेवरेज फैसिलिटी अवेल करनी है, इफ लेवरेज फैसिलिटी अवेल करनी है, तो एट लीस्ट
30% अपना पैसा आप लॉक कर दो, यानी इसका 30% आप यूज नहीं करोगे। मैंने कहा ठीक हो गया। मैंने कहा लेट फॉर से जी मैं 30% यूज नहीं करूंगा। ओके, तो फिर मुझे एज क्या मिलेगा? उसने बोला भाई 30% जितना आप यूज नहीं करोगे इसका 2x मुझसे फाइनेंसिंग फैसिलिटी मिल सकती है तुम्हें। सॉरी, 0.2 कर दिया मैंने, इंटू 2, यानी 6 लाख की फाइनेंसिंग फैसिलिटी मिल सकती है भाई। ओ दैट्स गुड। 3 लाख रुपया ब्लॉक किया, 6 लाख की फैसिलिटी ली। अच्छा यार, मुझे फिर एक काम करो, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मुझे वो नंबर चाहिए कि जितने शेयर्स मैं यहाँ लूं कि मुझे फाइनेंसिंग फैसिलिटी 6 लाख तक की पड़े। ओके, 1 लाख शेयर कर दो। अभी भी क्वेश्चन है? ओ दैट्स गुड। 150,000 कर दो, 145,000 कर दो। तो नहीं, अभी भी रिड्यूस करना है। अभी मैं एक सिर्फ एजम्पशन देख रहा हूँ कि भाई मैं कहाँ खड़ा हूँगा। 138,000 शेयर्स, चलो ठीक है, नियर बाय। ब्रोकेज हाउस की टोटल अमाउंट मेरे पास यहाँ आ रही है। अच्छा भाई, 138,000 शेयर्स पे मैंने ट्रेड किया। जब मेरे पास फाइनेंसिंग फैसिलिटी ब्रोकेज हाउस ने मुझे दी 2x, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो मैंने इतनी बड़ी ट्रेड की और यहाँ पे मुझे नेट 2,13,000 रुपये सेव हो गए। अगर मैं अच्छी ट्रेड करता बेस्ड ऑन रीडिंग बाय रीडिंग अदर इंडिकेटर्स तो मैं इसको यहाँ कहीं बेच देता भाई। यहाँ पूरी बिक लग रही थी, मैं सो रहा था क्या? चलो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कहीं तो बेचता। 8 रुपए 21 पैसे, 20 पैसे, 7 पैसे, 8 रुपए पे बेच देता। अगर मैं इसको 8 रुपए, अगर मैंने बाकी इंडिकेटर्स भी अच्छे से रीड किए होते तो इस ट्रेड में मुझे 3,80,000 रुपीज की, मैंने सिर्फ प्राइस चेंज की है, और अच्छी प्राइस अगर आपने बाकी इंडिकेटर्स को भी वेल रीड किया तो और अच्छी ट्रेड मिल सकती है। आई एम जस्ट रीडिंग वन सिंपल शेयर। कोई भी शेयर दोगे उस पर वर्किंग करके तुम्हें निकाल के दे दूंगा, इससे बड़े बड़े मार्जिन मौजूद हैं, वेरी ह्यूज मार्जिन। भाई इतना पैसा कहीं नहीं है। अभी मैंने 7 लाख रुपया जो अपना बचा हुआ था, रिमेनिंग 7 लाख, उस पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा उसके साथ मैंने क्या किया। मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? अपना दिमाग नहीं लगाना। अल्लाह के बंदो, अपना दिमाग नहीं लगाना, सीख लो, सीख लो, सीख लो। इंडिकेटर्स कह रहे हैं खरीदो, खरीद लो। इंडिकेटर्स कह रहे हैं बेच दो, तो बेच दो। अपना दिमाग नहीं लगाना, वेट फॉर द इंडिकेटर्स रिस्पॉन्स। इंडिकेटर्स कह रहे हैं बेच दो तो बेच दो, बोल रहे हैं खरीदो तो खरीदो। टेक अ कॉल बेस्ड ऑन इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाई मैं हूं अच्छा इन्वेस्टर, मेरी हिस्ट्री भी अच्छी है, तो फिर मैं फाइट करूंगा। अच्छा, ये मैं ब्रोकेज हाउस से डील कर चुका हूँ। दे आर एग्रीड टू प्रोवाइड अस दिस लेवरेज फैसिलिटी, दे आर एग्रीड टू प्रोवाइड अस स्टॉप लॉस फैसिलिटी, कौन सा था, शॉर्ट सेल फैसिलिटी। ठीक है, मैं बात करने के बाद, अब एग्रीमेंट करने के बाद मैं आप लोगों को ये फैसिलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट सेल की फैसिलिटी भी उससे एग्री हो गई है, लेकिन केस टू केस डिस्कस करके फिर होगा, लेकिन हो जाएगा। यस वी कैन, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, हमें मिल जाएगा। मगर अगर मैं अच्छा इन्वेस्टर हूं और मेरी एक अच्छी अमाउंट 1 मिलियन से अबव लगी हुई है, और थोड़ा सा हिस्टोरिकली इनके साथ काम भी कर लिया, और तो वो मुझे 3 टाइम्स, अप टू 3 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट जितनी मैं होल्ड करूंगा उसका मुझे देने के लिए एग्री हैं, बेस्ड ऑन माय ट्रेडिंग, माय इन्वेस्टमेंट एंड अदर पैटर्न्स, ठीक है। तो वो मुझे 9 लाख तक की ट्रेड देने के लिए तैयार हैं भाई। 9 लाख रुपया, ओके। मुझे ये बताओ 9 लाख की ट्रेड में XYZ बेनिफिट क्या होगा? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिंपली नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाता हूँ, देखता हूँ मुझे कितने शेयर्स की ट्रेड की फैसिलिटी मिलेगी। 2 लाख शेयर्स नहीं भाई, अभी भी क्वेश्चन है, ब्रोकेज हाउस की टोटल पार्ट पोर्शन मुझे 9 लाख तक मिल रहा है ना, 225,000 कर दो। कम करो भाई, बहुत ज्यादा हो गया, और कम करो।
या 2 लाख ही कर दो यार, लालची। 2,05,000 बहुत लालच है। 2,07,000। तो भाई 6 लाख रुपए आप कमा सकते हो। आपने 3 लाख रखा, 9 लाख आपको फाइनेंसिंग मिली। आफ्टर डिडक्शन ऑफ योर मार्कअप कॉस्ट, मार्कअप कॉस्ट कहाँ गई? मार्कअप कॉस्ट भूल गए, मार्कअप कॉस्ट हम भूल गए। मार्कअप कॉस्ट डालो भाई, जीरो थोड़ी होगी। जीरो क्यों नहीं होगी भाई? इसके नहीं होगी, हमने क्या किया था मार्कअप कॉस्ट का? 54 से हमने 54 डेज पे लिया था, और टोटल हमें परसेंटेज अप्लाई की थी 19। 25,000 रुपए की मार्कअप कॉस्ट आई। भाई हमने 5,75,000 कमा लिया। जहां तक क्लियर है सबको, तो मैं आगे बढ़ूंगा। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज मार्जिनल ट्रेडिंग सिस्टम, MTS, इन लेवरेज बाइंग फैसिलिटी। व्हाट इज MFS? भाई ये MFS क्या है? मार्जिनल फाइनेंसिंग सिस्टम। चलो भाई मार्जिनल फाइनेंसिंग सिस्टम पे आते हैं। हम बहुत नेकोकार हैं, हमें गुनाह के काम नहीं करने। तो भाई आप मार्जिनल, हमें मार्कअप सूद वाली कहानी में नहीं जाना। हमें मोटे मोटे टर्म्स मत चिपकाएं, हमें बताएं हलाल है हराम है। ओके जी, सर आप मार्जिनल फाइनेंसिंग सिस्टम पे आ जाए। ओके भाई, ये मार्जिनल फाइनेंसिंग सिस्टम क्या भला है? मार्जिनल फाइनेंसिंग सिस्टम इज के जी आप शरिया कंप्लाइंट शेयर्स के अंदर ट्रेड करें। ओ दैट्स गुड। व्हाट इज दैट शरिया कंप्लाइंट शेयर्स? जितने भी KMI के अंदर शेयर्स रजिस्टर्ड हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट KMI 30। अभी तक हमने बात किया था KSE 100 इंडेक्स। KSE 100 इंडेक्स में बहुत से ऐसे शेयर्स होंगे जो कि शरिया कंप्लाइंट नहीं भी हो सकते, जिन्होंने फाइनेंसिंग फैसिलिटी अदर देन इस्लामिक बैंकिंग से ली हुई है। ठीक है, तो शरिया कंप्लाइंट शेयर्स में जिन्होंने फाइनेंसिंग फैसिलिटी सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग से ली हुई है, अगर ली हुई है तब भी, ठीक है, तो फिर वो अकाउंट फॉर होगा शरिया कंप्लाइंट शेयर्स में। अच्छा, अब जब शरिया कंप्लाइंट शेयर्स की हम बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें एक बोर्ड मौजूद है जो डिसीजन दे रहा है कि आया इट इज इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट आर नॉट। हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम किसी भी सूरत अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर हम उन पे छोड़ देते हैं ठीक है, नहीं तो आपकी विलन विश है अगेन। ठीक है। अच्छा भाई, अब MFS सिस्टम तो समझ में आया कि शरिया कंप्लाइंट होता है, ये होता है वो होता है, ये वर्क कैसे करता है। मैंने कहा हम दोबारा यहाँ आ जाते हैं। मैंने दोबारा नीचे ले आया और मैंने कहा भाई ठीक है, MFS की हम बातें कर रहे हैं, तो मुझे ये बताओ फैसिलिटी मिलेगी क्या? क्योंकि मुझे तो मोर इम्पोर्टेंट, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, व्हाट इज MFS में फाइनेंसिंग फैसिलिटी क्या दोगे? मैंने कहा भाई MFS के केस के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1% होगी, और 99% इन्वेस्टमेंट ब्रोकेज देगा। अराउंड उसका मार्कअप रेट भी कमो बेश 19 या उससे इर्द गिर्द ही होगा। ठीक है, इट्स नॉट हाई इट्स नॉट लो, अराउंड कमो बेश उतना भी मार्कअप बोल लो या उसमें प्रॉफिट शेयर बोल लो या वट एवर यू वॉन्ट टू वर्ड इट आउट। ठीक है, मैं अभी परसेंटेज की बात कर रहा हूँ कि हो सकता है वो उसके इर्द गिर्द ही होगा, ना उससे कम होगा ना उससे ज्यादा होगा, या कम भी हो सकता है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो, या ज्यादा भी हो सकता है। वट एवर भी जो भी होगा, वो इस्लामिक मार्केट फाइनेंसिंग के थ्रू हो रहा होगा। उस ट्रेड के अंदर डिफरेंस क्या है भाई? उस ट्रेड के अंदर डिफरेंस ये होगा, वो आपको जो भी आप शेयर वैल्यू आप बाय करना चाह रहे हो, उसकी बेस पे वो आपको 1% आप फाइनेंस करेंगे और बाकी वो लोग करेंगे। ओके भाई, लेकिन ये जो आपने अमाउंट होल्ड करनी है दैट इज कंपल्सरी। आपने अपनी कोलेटरल अमाउंट को होल्ड करवाना है। जितनी अमाउंट आप, अराउंड 30% मिनिमम आप अपनी होल्ड करेंगे। हमने कहा भाई मेरे पास 3 लाख ही मैं होल्ड करवा रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं करवा रहा, वट एवर बी द अमाउंट इज। ठीक है, अभी 3 लाख मैं होल्ड करवा रहा हूँ। अच्छा भाई, जब आप 3 लाख होल्ड करवाएंगे तो आपको फाइनेंसिंग फैसिलिटी अप टू 6 लाख की मिलेगी। तो भाई पैटर्न तो वही है। पैटर्न क्या है
कि अप टू 85% फाइनेंसिंग ब्रोकेज हाउस देगा, यहाँ आपकी अप टू 99% फाइनेंसिंग ब्रोकेज हाउस दे रहा है। अब यहाँ इस केस में अप टू 99% फाइनेंसिंग ब्रोकेज हाउस दे रहा है, ओके। तो मैं ट्रेड कितने पे लूंगा भाई? मैं ट्रेड लूंगा, कितने शेयर्स पे मुझे ट्रेड मिलेगी? सही है, हमने कहा भाई इसका 0.99, यार सॉरी मेरा सिस्टम तंग कर रहा है, और इस केस में 0.1, सॉरी 0.1। तो भाई 7,000 रुपये का शेयर आपका होगा, 99% उनका होगा। फर्स्ट केस में मुझे फाइनेंसिंग मिली थी 6 लाख की, तो हमने 6 लाख ले लिया, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा? नंबर ऑफ शेयर्स कम करने, और कम करते हैं, और कम कर दो, ठीक है। मार्कअप मैंने कहा राउंड अबाउट वही पड़ेगा। मार्कअप की कैलकुलेशन क्या की थी हमने? 54 डेज। यार इसको हम लॉक कर देते हैं, ताकि हमारे साथ ये गेम हो ही ना। 54 लॉक होगा ना? J30 ही हमें लॉक करना था, J17 लॉक करना था ना, सही है। 54 डेज हमने चेज रखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब और L13 मूव करेगा, मार्कअप हम M से रख लेते हैं, कोई इशू नहीं है इस केस में। ये जीरो, अच्छा ये मार्कअप ऊपर जा रहा है, ओके भाई। 54 डेज का मार्कअप बना इतना, और हमने इतने का बेचा। मार्जिनल फाइनेंसिंग सिस्टम पे हमने जाके ट्रेड ली, और 6,000 रुपये हमने लगाए। 595,000 हमने ब्रोकेज हाउस से इस्लामिक फाइनेंसिंग के थ्रू हमने लिए, और 54 डेज ही हमने शेयर रखा, और हमारे पास कॉस्ट आ गई। अच्छा भाई, मेरे पास प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो लॉस हो गया। नहीं भाई, प्रॉफिट है, प्रॉफिट यहाँ ले आओ। तो 3,09,000 रुपये मैं यहाँ पर भी कमा लूंगा। आई हैव चेंज नथिंग। तो भाई प्रॉफिट में चेंजेस क्यों आई? अच्छा, मैंने नंबर ऑफ शेयर्स चेंज किए ना, नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हुए, चूंकि फाइनेंसिंग लिमिट को देखते हुए मेरे पास नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ मार्कअप या प्रॉफिट शेयर बोल लें इस्लामिक के अंदर, उसके बाद मेरे पास तब भी 3,09,000 रुपये की अर्निंग आ रही है। दैट इज व्हाट द सिस्टम इज फॉर मार्जिनल फाइनेंसिंग सिस्टम। शॉर्ट सेल के ऑप्शन के अंदर भी लेकिन शॉर्ट सेल के अंदर आपका प्रॉफिट शेयर या मार्कअप, या जिसको आप प्रॉफिट शेयर बोल रहे हो इस्लामिक के अंदर, दोनों केस में लेवरेज नहीं है। शॉर्ट सेल के अंदर आपको लेवरेज ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर मैंने कहा कि भाई मार्जिनल फाइनेंसिंग के अंदर मुझे 3 टाइम्स की फैसिलिटी चाहिए, मैं उससे नीचे बातें नहीं करूंगा, ओके सर। तो फिर भाई इसी को आप एग्जैजुरेट कर दो, तो आपके पास ये ऑप्शन भी बन सकता है। 220,000, नहीं, 2 लाख, 185,000, समझो इतना ही है, ठीक है। 9 लाख की हमें फैसिलिटी मिली थी 3 टाइम्स की बेसिस पे, तो मेरे पास ये मार्जिन बनता है। बट आई हैव इन्वेस्टेड ओनली 9,435 अदर देन ब्लॉक्ड अमाउंट। ब्लॉक्ड अमाउंट इज 3 लाख। उसके अलावा मेरे अकाउंट में से जो 7 लाख पड़ा हुआ है, उसमें से मैंने यूज कितना किया? 9,04,035। 1,18,000 कर दो। चलो भाई कोई बात नहीं यार, 4-5 रुपए कम कमा लेंगे। ठीक है। तो
गाइस यहाँ तक क्लियर है? एमएफएस का सिस्टम भी क्लियर हो गया? अच्छा सर, सवाल है कि ये बेसिकली ये जो 99% सपोर्ट कर रहा है ये एमएफएस में और एमटीएस में ये 85% सपोर्ट कर रहा है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ? देखो 99% एमएफएस मार्जिनल फाइनेंसिंग सिस्टम का जो मेथड है वो ये कहता है कि भाई आप मार्जिनल फाइनेंसिंग सिस्टम का मेथड कहता है कि आप सिर्फ शरिया कंप्लाइंट शेयर्स में ट्रेड करेंगे और एमएफएस ट्रेड ही शरिया कंप्लाइंस के अंदर होगी, एमटीएस के अंदर नहीं होगी। प्लस मैं आपको उसमें इस्लामिक फाइनेंसिंग के थ्रू पैसा दूंगा, मैं आपकी इन्वेस्टमेंट ऑन नंबर ऑफ शेयर्स पे करूंगा टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, और मैं आपसे रेंटल की फॉर्म में इतने परसेंट पे आपसे लूंगा या वट एवर परसेंटेज अप्लाई हो रही है, बैकएंड पे क्या हो रहा है, लेकिन वो इस्लामिक फाइनेंसिंग सिस्टम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसमें मार्कअप चेंज लाजमी हो रहा होगा तभी वो ज्यादा फैसिलिटी दे रहा है ना? नहीं, वो सिस्टम ही वो है, मतलब ये प्रोडक्ट है। इट्स नॉट लाइक के जी उसमें मार्कअप ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है, हो सकता है, मैंने कहा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। मतलब मुझे एग्जैक्ट उसके नंबर नहीं मालूम कि कितने परसेंट पे, 19% है एमएफएस का, कितने परसेंट पे है। लेकिन जो एमएफएस की प्रोडक्ट है इसके अंदर आपकी फाइनेंसिंग 1% है, ब्रोकेज फाइनेंसिंग 99% है। वो आप ब्रोकेज कहाँ से पैसा लेके दे रहा है? ब्रोकेज अपने पास से भी पैसा लगा सकता है, ब्रोकेज हाउस किसी फाइनेंसर्स के थ्रू भी पैसा लेकर लगा सकता है आपके साथ, वो किसी इस्लामिक बैंक के साथ एग्रीमेंट करके वो आपके बेहाफ पे वहां से फाइनेंसिंग लेके भी लगा सकता है। वो उनको उनकी कॉस्ट पे करेगा, अपना मार्जिन रखेगा, रेंटल्स आपसे चार्ज करेगा और फैसिलिटी दे देगा। ठीक है, तो ये छोड़ देंगे, इसमें 1% 99% क्यों है यार? वो प्रोडक्ट अलग है, वो एमटीएस है। वो प्रोडक्ट लेवरेज, दोनों लेवरेज प्रोडक्ट्स हैं, वो एमटीएस है, ये एमएफएस है। यहां तक क्लियर है भाई? ठीक है, तो मैंने बेसिकली लेवरेज बाय, लेवरेज सेल, नॉर्मल बाय, नॉर्मल सेल और शॉर्ट सेल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दिया है। मैं तो एज्यूम कर रहा हूं कि मैंने समझा दिया, आप लोगों को समझ में आया। तो मैं आगे मजीद इंडिकेटर्स की तरफ जाएंगे। अब हम देखो बाइंग सेलिंग के जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो ट्रेडिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमने वो तो सीख लिए। अब हम आगे सीखना चाह रहे हैं कि भाई और कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो मुझे ये बताएंगे कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, ताकि हम अकॉर्डिंगली। ये तो अभी हमने सिर्फ ईएम में देखा, क्या और इंडिकेटर्स हैं? भाई बहुत से इंडिकेटर्स हैं, अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स को हम देखेंगे। उसके अलावा हम डिफरेंट कैंडल्स पैटर्न्स को भी सीखेंगे। सो आई नीड टू मूव फास्ट। भाई ईएमए बंद कर दो, ईएमए नहीं चाहिए अब। ईएमए 200 भी हटा दो, ओके भाई, 100 भी हटा दो, 50 भी हटा दो, अभी सिर्फ दो रहने दो। अभी मुझे और चीजें डालनी है। मैंने कहा भाई एक अच्छी चीज डालते हैं, दैट इज सुपर ट्रेंड। कोई सेटिंग नहीं है सुपर ट्रेंड की, जैसी है वैसी ही रहने दो। यहाँ जाके सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसी है वैसी ही रहने दो, समझ लो इसको। समझना क्या है भाई? समझना ये है कि जब भी सुपर ट्रेंड आपको दिखाए कि मैं ग्रीन हूं, ये सुपर ट्रेंड की लाइन चल रही है, जब तक मैं ग्रीन हूं ट्रेड ले लो, ट्रेड में बने रहो। जब मैं ब्राउन हो जाऊं तो ट्रेड से बाहर निकल जाओ। क्या ये समझना मुश्किल है? कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, ये सब कहानियां छोड़ दो। देखो ये एक फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ एक पुरानी स्टैटिस्टिक है जो वर्कआउट कर रही है। आप किसी भी शेयर के किसी भी टाइम पे किसी भी चीज को उठा के देख लोगे, आपको समझ में आएगा। अभी हम सिर्फ डे ट्रेड की बेसिस पे देख रहे हैं, अभी हम इंट्राडे के ऑप्शंस को नहीं देख रहे हैं। अभी वो लन सेम है, उसमें जल्दी सेल जल्दी बाय वाला ऑप्शन है। ठीक है, आप मल्टीपल टाइम बाइंग कर सकते हो, मल्टीपल टाइम बाहर निकल सकते हो। लेट फॉर से इस पॉइंट पे जब ईएमए ने मुझे कहा कि भाई एंट्री लो, क्या उस टाइम पे सुपर ट्रेंड ग्रीन था? मैंने कहा यस, तो एंट्री ले ली। इस पॉइंट पे ईएमए ने बाद में मुझे कहा कि बेच दो, लेकिन सुपर ट्रेंड ने इस पॉइंट पे जब आप यहां कहीं थे 6.97 6.8 या जहां पे, ये एग्जैक्टली exactly, अगर इसको एक्सपेंड कर दें तो आपको टाइम फ्रेमवर्क भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन इन एनी केस इस दिन आपको पता चल चुका था 6.94 पे कम से कम तो आपने बेचना था ही ना, और आपको इससे ऊपर अगर प्राइस मिल गई तो आपने बेच दिया।
अगर अभी ऊपर वाले बेनिफिट को हम कंसिडर नहीं कर रहे, उसको लर्न नहीं किया कि ऊपर कैसे बेचना है। अच्छा भाई, यहाँ तक हमने कहा, यहाँ तो बेचना ही था। अगर नहीं बेचा तो फिर मैं इस कैंडल पे तो बेच ही दूंगा, नहीं बेचूंगा तो भाई मैं पागल हूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मजीद। मैंने कहा भाई अब सुपर ट्रेंड तो समझ में आ गया, तो भाई मुझे कुछ और भी लर्न करना है। मैंने कहा सुपर ट्रेंड की करो, रहने दो बल्कि अभी। एक अच्छी चीज सिखाते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम जाते हैं पाइवेट पॉइंट स्टैंडर्ड्स पे। क्या पाइवेट पॉइंट स्टैंडर्ड्स की सेटिंग चेंज करनी है? नहीं करनी, कुछ नहीं करना। पाइवेट पॉइंट इंडिकेटर्स पे जाके पाइवेट पॉइंट स्टैंडर्ड्स लगा दिए। अब ये पाइवेट पॉइंट स्टैंडर्ड क्या बताता है भाई? पाइवेट पॉइंट स्टैंडर्ड बताता है, लेट फॉर से आप यहाँ कहीं ट्रेड कर रहे हो, वो बता रहा है कि इसके ऊपर रेजिस्टेंस कहां पर है, किस प्राइस पे रेजिस्टेंस है। लाइंस ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएंगी। नीचे किस पॉइंट पे सपोर्ट मौजूद है शेयर प्राइस की, अगर गिरेगा तो कितना गिरेगा, अगर उठेगा तो कितना उठ सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि हमेशा शेयर अपनी रेजिस्टेंस पॉइंट को हिट करके वापस नीचे आता है और सपोर्ट को टच करके वापस ऊपर जाता है, या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान मूव करता रहता है। ठीक है भाई, मैंने कहा एक टर्मिनोलॉजी है स्टॉप लॉस, वो अभी मैं समझाऊंगा, वो कंपलसरी लगानी है। विदाउट स्टॉप लॉस देयर विल बी नो ट्रेड। कोई ट्रेड नहीं लेंगे हम विदाउट स्टॉप लॉस। क्यों? अभी चल के हम उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं। जो हम सब गलतियां करते हैं, दैट इज हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते, उसका इम्पैक्ट बताता हूँ कि कितना बड़ा आता है। हाँ, हमने भाई किया क्या, हमने ये किया कि अभी स्टॉप लॉस छोड़ दो, अभी सिर्फ पहले पाइवेट पॉइंट स्टैंडर्ड समझो। भाई जब प्राइस ऊपर जा रही थी, मैं बंधा रहा इसके अंदर जब तक के मूवमेंट अपवर्ड थी। ऊपर अप डाउन अप डाउन अप डाउन, बंधा रहा, मूवमेंट में नहीं हिला। ओके, यहाँ से जब पॉइंट ऊपर गया, क्यों यहाँ कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं थी। ये बाद वाली तो अगले दिनों में आके रेजिस्टेंस बनी ना। इस पॉइंट पे कहीं रेजिस्टेंस थी? ये तो रेजिस्टेंस थी ही यहीं पे। इस पॉइंट से ऊपर 6.56 के बाद अगली रेजिस्टेंस थी ही 7.88 पे, उससे पहले तो थी ही नहीं। तो भाई मुझे 7.88 पे तो बने रहना है। सिक्स, अगर मैंने इस प्राइस को अचीव कर लिया उसके बाद बंदे रहो, अनटिल अनलेस रेजिस्टेंस पॉइंट आए, सेल कर दो और बाहर निकल जाओ। जब आपको यहां से ऊपर क्रॉस हो गया था, आपको पता था शेयर की अगली रेजिस्टेंस 8.8 या 8.9 के करीब है। जब शेयर इतना ऊपर जा रहा था तो आपको वॉल्यूम भी दिख रहे थे, आपको अदर इंडिकेटर्स भी रीड करने थे। अभी हम अदर इंडिकेटर्स भी देखेंगे जो क्या कह रहे थे कि भाईजान अब भेज दो, अब बहुत हो गया। ठीक है, अभी हम आगे चलेंगे। अभी सिर्फ एक ही शेयर को रखकर रीड करने का पर्पस ये है कि वही चीजें तमाम शेयर्स पे आप अप्लाई करोगे, फिर डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी। तो भाई यहाँ हमें पता था कि इस पॉइंट से या तो वापस नीचे जाएगा, या इस पॉइंट को ब्रेक करेगा तो अगले रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। मगर अभी सिर्फ मुझे रेजिस्टेंस पता चल गया। मैंने क्या किया, जब शेयर इस पॉइंट से ऊपर जा रहा था तो आई हैव टू प्लेस द स्टॉप लॉस एट दिस प्राइस। कि अगर प्राइस इससे नीचे गिरे तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट यहां तक का तो लॉक हो जाए। मैंने रिस्क लिया, मैंने ऊपर जाते हुए को कि जी अगर रेजिस्टेंस के करीब जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस हटाऊंगा और इसको इस प्राइस पे सेल कर दूंगा। ठीक है, लेकिन प्राइस उससे पहले ही रिवर्ट हो गई। कम से कम मैंने इस प्राइस को स्टॉप लॉस रखा हुआ था, मैं यहां से एग्जिट लेके बाहर चला गया, शेयर प्राइस वापस नीचे चली गई और नीचे क्लोज हो गई। ठीक है, तो ये प्राइवेट पॉइंट स्टैंडर्ड्स हमें बताते हैं। ठीक है, मैंने कहा भाई प्राइवेट पॉइंट स्टैंडर्ड्स को भी रहने दो, अब मुझे कुछ और बताओ जो मुझे ये बताए कि अब तो बाहर निकल जाओ। मैंने कहा ओके, लेट्स स्टार्ट विद आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई क्या कहती है? आरएसआई ये कहती है कि भाई जब मैं ऊपर होती हूँ, दैट मीन्स के लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रेडिंग की है, यानी लोगों ने सेलिंग बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है और लोगों की ह्यूज बाइंग है। ओके, आरएसआई कहती है भाई हिस्टोरिकल ट्रेंड देखो,
हिस्टोरिकल ट्रेंड में देखो मैं मैक्सिमम कितना ऊपर गई। अब यहाँ हम ट्रेंड लाइंस की सपोर्ट को भी हेल्प लेंगे। लेफ्ट पे गया, लेफ्ट पे ये दो डॉट दिख रहे हैं, छोटा सा एरो दिख रहा है, मैंने कहा इस एरो को क्लिक करो और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर लो। हिस्टोरिकली ये यहाँ तक गया था और उसके बाद रिवर्ट हो गया। मैंने वहां एक क्लिक करके लाइन ड्रॉ कर दी। ओके भाई, अब आगे आओ। भाई इसने यहाँ पे मजीद ऊपर गया, फिर ब्रेक किया। ठीक है, या तो मैं यहाँ भेज देता। ठीक है, ओ यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस थी ही नहीं। मैंने क्या किया, यहाँ भेज दिया। 7.08 पे मैंने भेज दिया। दोबारा ट्रेड लूंगा। कब लूंगा, जब मुझे कॉल आएगी कि ट्रेड लेनी है। मगर मैं यहाँ बेचूंगा। क्यों, मैं इस कैंडल को देख रहा हूँ। ये कैंडल चीख के क्या बोल रही है भाइयों, कैंडल वाले भाई साहब क्या कह रही है। गिरेगा। गिरेगा। ये कैंडल चीख के बोल रही है कि भाई मैं गिरूंगी गिरूंगी गिरूंगी, बेच दो। अगर बंदे रहे कोई मसला नहीं, मगर इस कैंडल के पड़ने के बाद इस कैंडल के अंदर तुम्हें बेचना ही था। अगर इस कैंडल के लो पे भी बेचा तो वही प्राइस अचीव हो गई, तुम सेफली बाहर। ठीक है। अब जब बाद में दूसरी कैंडल्स बनी, उन्होंने कहा खरीदो, हमने खरीदा। दोबारा जब ये कैंडल पड़ी, ये कैंडल क्या कह रही थी। अच्छा, कैंडल्स रीडिंग अभी हम देखेंगे। कैंडल वन बाय वन कैंडल रीडिंग सीखेंगे कि कैंडल्स को रीड कैसे करते हैं और उसकी बेसिस पे डिसीजन कैसे लेते हैं। अगर मैंने पहले बाय नहीं किया था, इस कैंडल ने मुझे कहा बाय करो। ठीक है, इस कैंडल ने मुझे कहा बाइंग करो, लेकिन कैंडल्स की कंफर्मेशन के बाद हम डिसीजन लेते हैं, ये जेन में रखना। ठीक है, उसी की बेस पे एंट्री और एग्जिट ले रहे होते हैं। ये जो बड़ी कैंडल पड़ी, इस बड़ी कैंडल ने तो स्ट्रेट अवे मुझे कहा था भाईजान पागलपना नहीं करो, यहाँ नहीं बेचा, यहाँ बेच देना। जितने में बिकता है मैक्सिमम प्राइस गेन देखना, वॉल्यूम ऑफ शेयर्स देखना और बाहर निकल जाना। जो नहीं निकला उसने अपना नुकसान किया। यहाँ तक क्लियर है। हमने प्राइवेट पॉइंट देख लिया, हमने आरएसआई देख ली। आरएसआई देखो, जब भी आरएसआई हाई होगी तो आरएसआई यहाँ ऊपर बन रही होती है, बनती जा रही है बनती जा रही है। अगर आरएसआई नीचे की गिरने की तरफ जाए तो सेल करके बाहर निकल जाओ। अगर यहाँ से जब ये डायवर्जन आया था तो ये प्राइस यहाँ कहीं आपको मिल रही थी, आपने बेच दिया। नीचे एरो देखो आरएसआई का कहाँ जा रहा है, ये लाइन यहाँ से जा रही है। ठीक है, जब यहाँ से रिवर्सल बनना शुरू हुआ तो भाई बाहर निकलो ना। नहीं निकले कोई बात नहीं। फिर एक डब्ल्यू और एम का कॉन्सेप्ट है। डब्ल्यू और एम का कॉन्सेप्ट मल्टीपल चीजों पे चलेगा। डब्ल्यू और एम के कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना। वो हर चीज पे डब्ल्यू और एम को बनते हुए देखेंगे, वो कैंडल्स पे बनते हुए देखेंगे, वो हम आरएसआई पे बनते हुए देखेंगे। मतलब डब्ल्यू और एम का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको भूलना नहीं भाई। यहाँ डब्ल्यू बन गया तो भाई इसने प्राइस ने नीचे जाना था। ये इंडिकेटर चला गया कि भाई अब डब्ल्यू बन चुका है। एट एनी टाइम जब रिवर्सल आए तुम्हें एग्जिट मारना है। क्या यहाँ से रिवर्सल आया तो एग्जिट करो। ठीक है, तो अच्छा डब्ल्यू नीचे बन रहा है तो ऊपर जाएगी। अगर ऊपर एम बनता है, एम की फॉर्मेशन आती है, लेट फॉर से टूटा फूटा एम भी हो, टूटा फूटा डब्ल्यू भी हो, तो वर्क करेगा, एंट्री और एग्जिट वर्क करेगी। ठीक है, देख रहे हो ट्रेंड्स, टूटा फूटा टेढ़ा मेढ़ा लाजमी नहीं है मुझे सीधी सीधी लाइनें चाहिए। समझो 2 साल का बच्चा डब्ल्यू एम बना रहा है। ठीक है, तो आपने डब्ल्यू और एम की फॉर्मेशन पे फोकस रखना है। डब्ल्यू और एम की फॉर्मेशन पे डब्ल्यू बनेगा, प्राइस नीचे जाएगी। एम बनेगा, एम ऊपर बनेगा, डब्ल्यू नीचे बनेगा। ठीक है, तो डब्ल्यू और एम की फॉर्मेशंस को हम गौर से नजर डाल के देखेंगे और उनकी बेसिस पे आरएसआई की रीडिंग करेंगे। आरएसआई का लो है अभी, लेट फॉर से अगर मैं देखता हूँ अभी राइट नाउ आरएसआई क्या चल रही है आज की डेट पे। यार वॉल्यूम का चार्ट अभी मैं बंद कर रहा हूँ, हमें वॉल्यूम नहीं देखना। आरएसआई क्या कह रही है भाई। आरएसआई खड़ी हुई है 48 पे। मैंने कहा आरएसआई कहाँ तक जाती है भाई, आरएसआई जाती है इसकी हिस्टोरिकल 32 के करीब, 30 के करीब।
अगर आरएसआई हिस्टोरिकली लो पे मौजूद है, हिस्टोरिकली लो, थोड़ा सा आगे पीछे करके देखोगे, एक हिस्टोरिकल लो पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ हमने हिस्टोरिकली लो पॉइंट ये था, ठीक है, और पीछे जाके भी देख सकते हैं। तो हमने कहा भाई हिस्टोरिकली लो तो 30-32 के करीब ही होती है, क्या ये 30-32 पे थी? तो हमें यहाँ पे क्या कंसीडर करना था, बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग ओनली ऑन आरएसआई, तो हमें बाइंग करनी है, ठीक है। अगर हमने यहाँ शेयर्स की बाइंग की है, जब ऊपर गई, रिटर्न मारने की कोशिश की आरएसआई ने, तो आपने क्या करना है, सेल करना है। भाई अगर आपने यहाँ लिया था जब आरएसआई लो थी, तो यहाँ बेच दो, जब आरएसआई ने रिवर्सल दिया, ठीक है। यहाँ ईएमए की वर्किंग अभी कह रही है कि अभी मैं मूवमेंट अपवर्ड नहीं हूँ, ईएमए 21 से नीचे हूँ। अगर आरएसआई की बेस पे देख रहा हूँ डिसीएन तो ले रहा हूँ, अगर मैं सुपर ट्रेंड देखता हूँ तो वो ब्राउन है, वो रिवर्सल दिखा रहा है प्राइस डाउनवर्ड। लेकिन आरएसआई कह रही है कि भाई मैं ऑलरेडी ओवर सोल्ड हो चुकी हूँ, सॉरी ओवर बॉट हो चुकी हूँ, ठीक है, अभी रखा हुआ है और मार्केट में शेयर ही नहीं मिल रहा। उसने कंसोलिडेशन ले ली, कंसोलिडेशन क्या होती है, बाइंग 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 बाइंग, लोगों ने बाय कर करके जमा करके रख लिया, मार्केट में शॉर्टफॉल क्रिएट हुआ। जब शॉर्टफॉल क्रिएट हुआ तो डेफिनेटली उसकी डिमांड राइज होगी तो प्राइस ऊपर जाएगी। जब भी शेयर इस तरह के पैटर्न पे मूव हो रहा है, दैट मीन शेयर इज कंसोलिडेटिंग अलोंग विद द वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम के साथ हो रहा है, ठीक है। तो हमने कहा भाई आरएसआई का डब्ल्यू और एम का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अब ये दूसरा तीसरा चौथा इंडिकेटर हमें समझ में आ गया, जो हमें बता रहा है कि कब लेना है कब बेचना है, ये भी हमें समझ में आ गया। अगर मूव अपवर्ड जा रहा है, ओके बंदे रहो। अगले दूसरे इंडिकेटर्स की बेसिस पे, जिस तरह ईएमए स्ट्रॉन्ग था, हमने बंदे रहे। सुपर ट्रेंड कंटिन्यू था, आरएसआई अप डाउन हो रही थी, हम बंदे रहे। अभी हमने क्यों बेच दिया, अभी हमने इसलिए बेच दिया कि भाई आरएसआई का भी अभी कुछ पता नहीं है, वो भी नीचे है, और सुपर ट्रेंड भी रिवर्सल में है, तो हम इसलिए बहुत शॉर्ट ट्रेड करेंगे और बाहर निकलेंगे। दोबारा मौका मिलेगा दोबारा एंट्री लेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन अदर इंडिकेटर। अगर कोई और इंडिकेटर हमें कॉल स्ट्रॉन्ग देता है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा भाई मुझे एक और इंडिकेटर चाहिए, मेरा मैं अपने रिस्क पोर्टफोलियो को मिनिमाइज करना चाहता हूँ, मैं अच्छे से अच्छा सीखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेड लूंगा। मैंने कहा भाई एक और इंडिकेटर लगाओ, दैट इज स्टोकेस्टिक आरएसआई। इंडिकेटर सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे, मैक्सिमम मिल जाएंगे, ठीक है। और भी हैं जो यहाँ इस वेबसाइट पे नहीं है एप्लीकेबल, उनके लिए ट्रेडिंग व्यू पे जाने की जरूरत नहीं है, पहले इन्हीं इंडिकेटर्स की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करके देख लो, सीख लो, मल्टीप्लायर पे सीख जाओ, सब चीज़ों पे सीख जाओ, काम सीखो करो, इनशाला आपको कुशन बहुत मिल जाएगा, इनशाला, ठीक है। बहुत बड़े ट्रेडर बन जाओगे तो बाय कर लेना ट्रेडिंग व्यू पे लाइसेंस, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी अप्लाई किया स्टॉकिस्टिक आरएसआई। भाई स्टॉकिस्टिक आरएसआई में मुझे दो लाइनें दिख रही हैं, एक दिख रही है ब्लू, एक दिख रही है पिंक। क्या मुझे सेटिंग चेंज करने की जरूरत है, क्या इनकी सेटिंग चेंज हो सकती है? हाँ भाई हो सकती है इनकी सेटिंग भी। यहाँ जाएंगे आरएसआई के ऊपर, ये सेटिंग चेंज कर सकते हैं, नहीं करनी। स्टॉकेस्टिक आरएसआई की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, नहीं करनी, एज इज रहने दो, कुछ नहीं करो, सिर्फ आपने इंडिकेटर लगा दिया, बाकी वो अपना काम खुद करेगा, ठीक है। स्टॉकेस्टिक आरएसआई का हमने कहा था ऊपर ईएमए 7, जब भी ईएमए 21 को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी बाइंग करेंगे, जब ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी तो सेल करेंगे। स्टॉकेस्टिक आरएसआई भी ऐसी ही है, जब भी ड्यू ब्लू लाइन नीचे से पर्पल लाइन को क्रॉस करेगी बाइंग करना, जब भी ब्लू लाइन ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करेगी सेलिंग कर दो। जब स्टॉकेस्टिक आरएसआई टॉप मेच्योरिटी पे 100 पॉइंट के करीब है, लेफ्ट पे देखोगे उसकी पॉइंट रेटिंग आ रही होती है, जिस तरह अभी क्लोज हुई है 87 पे, येलोइश लाइन 89 पे है, क्या ये रिवर्सल दे रहा है? यस, दिस इज द पॉइंट टू सेल, यहाँ आपको सेलिंग करनी है। अगर आपने यहाँ खरीदा नहीं बेचा, बंधे हुए हो कि स्टॉकेस्टिक आरएसआई की बेसिस पे, उसको भी देख रहा हूँ। हम ऑल टुगेदर मल्टीपल इंडिकेटर्स को रख के पे डिसीजन लेते हैं कि बेचना नहीं बेचना, यहाँ अभी रुके रहो। तो स्टॉकिस्टिक आरएसआई अच्छे मूव पे थी तो मैं रुका रहा, मगर यहाँ से बेंट होने की कोशिश की तो मैंने एग्जिट एंट्री भी ले सकता हूँ, फिर भी बंदा रहा। लेकिन अल्टीमेटली जब स्टॉक आरएसआई पिंक लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है तो मुझे एग्जिट करना है, इन एनी केस करना है, ठीक है। मैं फिर भी प्रॉफिट में हूँ भाई, अभी मैं लॉस में नहीं हूँ, मैंने यहाँ की खरीदा है, अभी भी प्रॉफिट में हूँ, बने रहा हूँ,
अपना दिमाग नहीं लगाना। इंडिकेटर कह रहा है बेच दो तो बेच दो, इंडिकेटर कह रहा है खरीदो तो खरीद लो, अपना दिमाग किसी सूरत भी नहीं लगाना। अगर इन तमाम इंडिकेटर्स के साथ अगर शेयर में वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है, भाई वॉल्यूम कहाँ से दिख सकता है? मैंने वॉल्यूम का इंडिकेटर यहाँ से लगाया था, अभी मैंने बंद कर दिया। वॉल्यूम यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। वॉल्यूम पीएसएक्स की वेबसाइट पे जाके उस पर्टिकुलर शेयर के डेटा पोर्टल में जाके आप चेक कर सकते हो। मैंने कहा भाई पीएसएक्स के डेटा पोर्टल में गया, मैंने एक पर्टिकुलर शेयर ले लिया, मैंने कहा भाई मुझे चाहिए वॉल्यूम कैल का। कैल को यहाँ सिंबल में कैल डालूंगा तो यहाँ मेरे पास पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। जो मोबाइल ऐप यूज कर रहे हो उसमें भी साइड पे जो ब्रोकर की ऐप है उसमें भी वॉल्यूम आ रहा होगा, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, आप वहां से भी देख सकते हो। देखो ब्रोकर की जो मोबाइल ऐप है उससे सिर्फ हमने अपना ऑर्डर लगाना है, या बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे या वट एवर, वहां जाके डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे। डिटेल एनालिसिस आपको प्रॉपर सिस्टम पे ग्राफ पे होगी, ग्राफ बताएगा बाइंग करना है सेलिंग करना है क्या करना है। ऑल टुगेदर जो न्यूज आ रही है उन सब न्यूज को हम अपने ग्राफ पे देखेंगे। मैं आपको कॉल देता हूँ ये शेयर खरीदो, भाड़ में गई मेरी कॉल। उस शेयर का उठा के ग्राफ ओपन करो, ग्राफ में जाके देखो कि हाँ भाई अभी खरीदना है। अब वो जो मैंने कॉल्स तुम्हें दी है उनको, उनका ग्राफ खोल के रख दो, मल्टीपल ग्राफ खोले हुए हैं, ठीक है, ग्राफ खोल के रख दो। अब जब तक वो मिच्योर नहीं होगा, अब जब तक वो आपको कॉल ग्राफ नहीं देता कि बाय करो, नहीं करना। जब ग्राफ बोले सेल कर दो, मैंने कहा इतनी प्राइस पे सेल करना है, तुम्हारा ग्राफ बोल रहा है सेल कर दो, भाड़ में गई कॉल, सेल कर दो, डिसीजन ले लो। सोचना नहीं है, ग्राफ के ऊपर हमें चलना है, ग्राफ के डिसीजन को चलाना है, किसी एक्सवाईजी की कॉल पे नहीं चलना। हाँ कॉल्स हमें असिस्ट करती हैं कि भाई इसमें अपकमिंग मार्केट ट्रेंड आ रहा है या अपकमिंग मार्केट न्यूज कोई ऐसी है जिस वजह से लोग सारे इसमें वॉल्यूम आएगा, यानी लोग ट्रेड करेंगे वॉल्यूम आएगा तो डेफिनेटली ग्राफ विल इम्प्रूव। लेकिन जब इम्प्रूवमेंट आएगी हम तब एंट्री लेंगे। लेट फोर से मेरे पास कॉल आई इस टाइम पे जब शेयर प्राइस ये थी, लेकिन ग्राफ कह रहा है कि अभी नहीं एंट्री लो, नहीं बल्कि हम थोड़ा और पीछे जाते हैं जहां इसने ब्रेकआउट नहीं दिया था, हम यहाँ आ गए। शेयर प्राइस यहाँ थी, मुझे पता चल रहा है भाई कॉल्स आ रही है बाय कर लो, कोई बात नहीं मैं नहीं करूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 4 पैसे 5 पैसे 10 पैसे 20 पैसे 1 रुपया 2 रुपया ऊपर मेरी बाइंग करनी पड़ेगी जब कॉल बनेगी। भाई जब कॉल बनेगी, लेट फॉर से मैं यहाँ तक होल्ड रखा और स्टॉक एक्सचेंज आरएसआई ने यहाँ रिवर्सल दिया, मैंने यहाँ बाय किया। जब यहाँ बाय किया तो मुझे पड़ा 5 रुपये 53 पैसे का। यहाँ मैंने अभी ईएमए को भूल गया, ठीक है, ये सोचो अभी अब हम ईएमए नहीं देख रहे, 4.88 पे कॉल आई थी, कोई बात नहीं, मुझे यहाँ सस्ता है। जब तक मेरा ग्राफ नहीं कहेगा मैं एंट्री नहीं लूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर बी द कॉल इज, ठीक है। ग्राफ का रिवर्सल आ गया, ग्राफ में जब मूवमेंट आ गई तो हम एंट्री लेंगे, और ग्राफ ने कहा एग्जिट हो जाओ तो हम एग्जिट हो जाएंगे। वट एवर भी जो भी मैसेजेस चल रहे हैं, जो भी कॉल्स आ रही हैं, मार्केट ट्रेंड्स चल रहे हैं, लोगों की कॉल्स आ रही हैं, हम किसी चीज को नहीं देखेंगे। आर डिसीजन आर टोटली बेस्ड ऑन ग्राफ। स्टॉक एक्सचेंज आरएसआई भी आई एम एज्यूमिंग कि आपको समझ में आ गई है। अब मैंने कहा था डब्ल्यू और एम का कॉन्सेप्ट आरएसआई में, भाई स्टॉक एक्सचेंज आरएसआई में भी डब्ल्यू और एम का कॉन्सेप्ट है। क्या ये एम बन रहा है, प्राइस गिरेगी, गिरी, स्लाइड सी गिरी, लेकिन गिरी ना, आप बेच के निकल जाओ, जब दोबारा मूव बनेगा दोबारा एंट्री लो। मल्टीपल एंट्रीज लो, मल्टीपल टाइम इन नो आउट हो। स्टॉक ब्रोकर के अगर कमीशन का दिमाग में सवाल उठ रहा है कि भाई वो भी तो देना पड़ रहा है, यार वो बहुत कम अमाउंट है, उसकी बेसिस पे तुम्हारे मार्जिन प्रॉफिट्स पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। नॉर्मल ट्रेड करनी है नॉर्मल ट्रेड करो, शॉर्ट सेल करनी है शॉर्ट सेल तो होगी जब जब तुम्हें रिफ्लेक्ट होगा कि मार्केट नीचे जा रही है, फिर शॉर्ट सेल होगी ना। शॉर्ट सेल जब आरएसआई नीचे की तरफ ट्रेंड दे रही है तो भी हो सकती है, ठीक है। ईएमए पे भी देख सकते हो, सुपर ट्रेंड पे भी देख सकते हो, ठीक है। अब हम अदर इंडिकेटर्स भी देखेंगे, जब सारे इंडिकेटर्स देखेंगे ना उसके बाद हम शॉर्ट सेल वाला ऑप्शन वेट करेंगे कि हाँ भाई अब तो मोस्ट कॉमन केस फिजिबल जो प्रोबेबिलिटी है वो मोस्ट हाई है कि हम जो सोच रहे हैं वही होगा। जब तक प्रोबेबिलिटी हाई नहीं होगी, देखो ये सारी चीजें हम सीख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसकी प्रोबेबिलिटी एनहेंस हो जाए। जब प्रोबेबिलिटी एनहेंस्ड होगी तभी हम बाइंग डिसीजन लेंगे, तभी हम सेलिंग डिसीजन लेंगे, ठीक है।
तो हम अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को बढ़ा रहे हैं कि जो हम देख रहे हैं कि होगा उसको, क्या वो होगा, क्या दूसरा इंडिकेटर कह रहा है होगा, क्या तीसरा कह रहा है होगा। तो आफ्टर वॉचिंग ऑल इंडिकेटर्स, आफ्टर लर्निंग ऑल इंडिकेटर्स, फिर हम अपना डिसीजन ले रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है आप ले लो। मैं एक इंडिकेटर और ऐड कर रहा हूँ, दैट इज मैक। अच्छा भाई, व्हाट द मैक टेल्स, मैक सेज, मैक में भी ब्लू और येलोइश लाइन आ गई, पिंक लाइन जो भी है। देखो मैक चलता है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड पे। ये सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन से नेगेटिव नीचे और ऊपर पॉजिटिव। ऊपर भी रेड कैंडल हो सकती है, नीचे भी। यहाँ मैक में मेरे ऊपर नहीं, रेड कैंडल शायद नीचे ही पड़ती है। एक मिनट मुझे देखने दो, हाँ रेड कैंडल्स नीचे ही पड़ती हैं और ग्रीन कैंडल्स ऊपर दिखती हैं, ठीक है। रेड कैंडल्स मींस प्राइस इज डिक्लाइनिंग, ब्लू ग्रीन कैंडल्स मींस प्राइस इज मूविंग अपवर्ड, ठीक है। और वो जितना बड़ा ज्यादा वॉल्यूम होगा उतनी बड़ी कैंडल्स होंगी। भाई मैक की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कैसे होगी? मैक की बेसिस पे भी डिसीजन मेकिंग सेम पैटर्न पे होगी। अगर ब्लू लाइन पिंक लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी, बाइंग करेंगे। जब ब्लू लाइन ऊपर से नीचे पिंक लाइन को क्रॉस करेगी तो सेलिंग करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब मैक की रीडिंग में एक चीज और देखते हैं भाई हम, क्या? अगर मैक की लाइन नेगेटिव एरिया में, यानी जीरो लाइन से बिलो, ये आप देख रहे हो मेरे एरो में साइड में नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। अगर नीचे से क्रॉस करेगी, जब ये नेगेटिव नंबर्स पे है, नेगेटिव वैल्यू पे है, तो भाई ज्यादा प्राइस मूवमेंट नहीं होगी। जब वो पॉजिटिव एरिया में अपवर्ड क्रॉस करेगी तो प्राइस मूवमेंट बहुत ह्यूज हो सकती है, ठीक है। और ऊपर से डिक्लाइन करेगी तो जाहिर सी बात है ज्यादा डिक्लाइन दिखेगा। अगर वो नेगेटिव लाइन से नीचे से डिक्लाइन करती है तो ज्यादा इम्पैक्ट प्राइस चेंज का नहीं आएगा। क्या ये जो हमने कॉल ली थी, क्या ये मैक ने भी दी थी? हाँ भाई मैक ने भी दी थी। मगर स्टॉक एक्सचेंज आरएसआई ने मुझे पहले ही बता दिया था कि एंट्री ले लो। मैक ने रिवर्सल तो अगली कैंडल पे दिया, जब मैंने एंट्री ले चुका था। तो हो सकता था ये मुझसे यहाँ कहीं मैं बाइंग कर रहा हूँ जब मैक रीडिंग दे रहा होगा, ठीक है। तो मैक की रीडिंग थोड़ी देर से मिलती है, ठीक है। मैक मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का कुछ बनता है इसी तरह। बेसिकली वही शेयर प्राइस की मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की कैलकुलेटर एक है, फॉर्मूला है, उसकी बेसिस पे ये लाइंस को ड्रॉ कर रहा है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि भाई अगर मोस्ट फास्ट क्विक डिसीजन मेकिंग लेनी है तो सबसे अच्छा इंडिकेटर स्टॉक आरएसआई इज अ वेरी गुड इंडिकेटर। फौरन बता देगा खरीद लो, फौरन बता देगा बेच दो। थोड़ा सा रिस्की जरूर हो जाता है। हम कंफर्मेशन का वेट करते हैं तो वो रिवर्सल हो चुका हुआ होता है, फिर मैक को फॉलो करेंगे। मुझ जैसा रिस्क टेकर फौरन डिसीजन ले लेता है, क्यों? आई हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन इट। लेकिन फौरन बेच भी देता है। यहाँ मैंने अगर बाइंग की थी तो यहाँ बेच भी दिया था भाई, थोड़ा बहुत लॉस ले भी लिया था। क्यों? मेरे मैक ने वो स्टॉक आरएसआई ने रिवर्सल दे दिया था। तो अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ चलना है तो फिर मैक का वेट करो, ठीक है, कि मैक पॉजिटिव मूव दिखाए। जब तक मूव नहीं दिखा रहा मैं एंट्री नहीं लूंगा, मैं एग्जिट नहीं करूंगा, चाहे वो पॉजिटिव मूव हो चाहे नेगेटिव मूव हो, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। फिर हम आगे बढ़े। अच्छा, सुपर ट्रेंड हो गया, पाइवेट पॉइंट हो गया, ईएमए हो गया, और कौन सी कोई चीज है तो बताओ फौरन। क्या इंडिकेटर? इंडिकेटर्स में नाम लोग तो यही आरएसआई वगैरह फ्री वाले ही देख रहे थे ट्रेडिंग व्यू पे, वेबसाइट का तो मुझे भी पता। ठीक है। अच्छा, ईएमए, सुपर ट्रेंड, CST। पाइवेट। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि मैं ग्राफ देखूं, तो मैं ग्राफ को बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो मैं नीचे के इंडिकेटर्स फिल वक्त हटा रहा हूँ। लेकिन मैं ऑल टुगेदर जब भी डिसीजन मेकिंग करता हूँ तो मैं ये सारे लगा के कर रहा होता हूँ, ठीक है। मैंने कहा भाई थोड़ी देर के लिए जरा प्राइवेट पॉइंट्स को भी, ये प्राइवेट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो लगी हुई लाइनें लगी हुई हैं ऑटोमेटिक, इसको भी बंद कर दो। मुझे सुपर ट्रेंड भी नहीं देखना है, इसको भी बंद कर दो। ईएमए को भी बंद कर दो अभी। मैंने कहा भाई और कोई अच्छा सा इंडिकेटर बताओ जो सिखाओ, जो मुझे मेरी डिसीजन मेकिंग को। अरे यार मैंने क्यों बंद कर दिया? अभी कंट्रोल जेड होगा नहीं? अरे वाह, कंट्रोल जेड वाला ऑप्शन मौजूद है। कंट्रोल जेड लगा के मैंने भाई सारे इंडिकेटर्स अपने वापस ले लिए।
दैट्स द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस साइट। अच्छा भाई, मैंने कहा कि भाई मुझे ना जरा एक एक चीज और बता दो कि एक मिनट, मेरे ध्यान में आया था, मैं भूल गया। हाँ, वी वेब। वी वेब क्या है? वी वेब बेसिकली वेटेड एवरेज लाइंस हैं कि शेयर की वेटेड एवरेज प्राइस क्या है। वी वेब का हम लाइन को कलर चेंज करते हैं ताकि ब्लैक कर देते हैं, हमें दिखे। वी वेब है क्या? वी वेब से कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, ठीक है। वी वेब इज बेसिकली द वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द शेयर, और वो अप एंड डाउन होती है। अगर प्राइस नीचे चली गई तो वापस ऊपर आएगी, ऊपर चली गई तो वापस अपनी लाइन के करीब आएगी, या वी वेब खुद ऊपर चला जाए। तो वी वेब से कोई खास लर्निंग नहीं होती, लेकिन सही है। कहीं कंफ्यूजन हो रही है तो हम देख लेंगे। अब इस पॉइंट पे अगर हम देखें, वी वेब इस पॉइंट पे था, प्राइस ऊपर चली गई, तो वी वेब की बेस पे डिसीजन ले सकते थे कि प्राइस ऊपर चली गई है भाई, तो अब वापस आएगी अपने प्राइस के करीब। तो वी वेब की रीडिंग यहीं तक है, ठीक है। अच्छा, और कोई पॉइंट अगर मेरे जहन में कोई इंडिकेटर आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। बाकियों पे मैंने कहीं लगाया हुआ होगा। इचिमोको, इचिमोको इज वेरी गुड इंडिकेटर। बोलिंगर, बोलिंगर। दैट्स गुड। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बंद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इनकी आंखें बंद कर रहा हूँ ताकि दिखना बंद हो जाए। वापस आंख खोलूंगा तो वो दिखना शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा भाई एक इंडिकेटर सिखा दो मुझे, बोलिंगर बी, बोलिंगर पैंट्स। भाई ये मुझे सिखा दो, इसकी रेटिंग कैसे करते हैं। और इसके बाद इशिमोको का एक इंडिकेटर हम सीखेंगे, और फिर मेरे हिसाब से हम बहुत अच्छे ट्रेंड हो गए हैं। हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है और हम लर्न करेंगे। कोई और इंडिकेटर किसी और के जहन में आता है तो भाई मुझे बताना, मैं उसको भी डाल दूंगा, ठीक है। कोई और इंडिकेटर भी किसी को समझना है, नाम याद है तो मुझे बता देना, मैं उसको ऐड कर दूंगा। इचिमोको अभी बोलिंगर समझते हैं, और बोलिंगर के बाद एक इंडिकेटर मैं और अभी समझा देता हूँ, दैट इज इचिमोको। इचिमोको इज मास्टर ऑफ ऑल इंडिकेटर, ठीक है। तो वो समझना भी बहुत जरूरी है भाई। उससे, उसी की बेस पे डिसीजन मेकिंग लेना हो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं सारे देखता हूँ और उसको भी देखता हूँ। लेट फॉर से मैंने भी यहीं कहीं इचिमोको लगाया हुआ है। दिस इज इचिमोको, ठीक है। इचिमोको को रीड करते हैं थोड़ा देर के बाद। अभी देख, नहीं इचिमोको नहीं लगा हुआ है। इचिमोको लगा लेते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, ये लगा हुआ है इचिमोको। इचिमोको को कैसे रीड करते हैं? देखो, हमें इंडिकेटर्स का पता भी है तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है, हमें इंडिकेटर्स को रीड करना आना चाहिए। तो उसकी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होगी ऑल टुगेदर विद आफ्टर। जब हम सारे ऑन करेंगे तो उनका एक साथ डिसीजन मेकिंग पावर को भी देखेंगे कि कैसे डिसीजन लिया जाता है। भाई इचिमोको के अंदर सेटिंग को चेंज, बॉलिंगर, पहले बॉलिंगर देखते हैं। बॉलिंगर के अंदर सेटिंग्स, अपर लोअर, 10 20 है। मैंने कहा इसको 30 कर दो। 30, पहले 20 रहने देते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। ओके भाई, ये क्लाउड फॉर्मेशन छोटी सी हम देख रहे हैं बॉलिंगर बैंड के अंदर। कभी ये मोटा हो जाता है, कभी ये पतला हो जाता है। अच्छा भाई, इसमें एक लाइन ऊपर है, एक लाइन नीचे है, एक मिडिल में जा रही है। वाओ। कभी ये स्क्वीज हो रहा है, कभी ये फैल रहा है। तो भाई इसकी बेसिस पे मैं डिसीजन मेकिंग कैसे लूं? गुड पॉइंट। जब भी बोलिंगर बैंड स्क्वीज हो चुका होगा या कंटिन्यूएशन स्क्वीज हो रहा होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? मैंने थोड़ा सा इसको और खोल रहा हूँ ताकि इसकी रीडिंग कर सके। मैंने कहा भाई, जब भी बॉलिंगर बैंड में इसकी रीडिंग समझना, रीडिंग कैसे हो रही है, कब से स्क्वीज हुआ हुआ है, अब आउटफ्लो पे है। अगर स्क्वीज के टाइम पे ज्यादा कैंडल्स ऑन द लाइन, मिडल लाइन जो है, देखो अभी हमने वी वेब का कॉन्सेप्ट समझा था। वी वेब की लाइन से ज्यादा अच्छी लाइन, वेटेड एवरेज लाइन ड्रॉ होती है बोलिंगर में, ठीक है, बोलिंगर बैंड के अंदर।
यहाँ वेटेड एवरेज लाइन की ड्रॉ हुई हुई है। वेटेड एवरेज लाइन हमें क्या बता रही है कि जब भी ज्यादा कैंडल्स वेटेड एवरेज लाइन से नीचे पड़ रही हैं तो दैट मींस प्राइस विल गो डाउन। अगर वेटेड एवरेज लाइन के ऊपर पड़ेंगी ज्यादा लाइनें, हम लाइन नंबर ऑफ कैंडल्स को भी काउंट कर सकते हैं, जब हम ज्यादा कैंडल्स नंबर ऑफ लाइंस के ऊपर देखेंगे तो प्राइस विल गो अप। और अगर वो लाइन से और ऊपर है, गैप ओपनिंग है या गैप क्लोजिंग है, तो चांसेस ऑफ गोइंग हाई इज हाई। ठीक है। अच्छा भाई, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट है कि भाई ये लाइन के ऊपर फट जाए, अगर ऊपर वाली लाइन के ऊपर से क्रॉस कर जाए तो भाई मोस्ट ऑफ द केसेस में सेलिंग कर देते हैं हम, अगर सिर्फ बोलिंगर बैंड को रीड करेंगे तो। ठीक है। अगर लाइन को ऊपर से क्रॉस कर जाए तो भाई मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है कि प्राइस वापस अपने ब्रैकेट के अंदर आती है। अगर पूरी कैंडल बाहर बने तो क्या होगा? प्राइस वापस अपनी कैंडल के अंदर आएगी। आपने यहाँ बेचना है, जितनी अच्छी प्राइस मिलती है ले लो, बेच दो, नीचे जाएगा फिर खरीदेंगे। देख रहे हो, वो बाहर चला गया, वापस खींच के इसको अंदर ले आया। ठीक है। फिर अंदर ट्रेड आया, लाइन के करीब करीब आएगा, लाइन के करीब करीब आया, बाहर गया, फिर दोबारा। अब जब हम देख रहे हैं ये कैंडल लाइन के ऊपर पड़ रही है तो भाई यहाँ तो हमें इन एनी केस बेचना था ना, हमें दिख रहा है कि वो नीचे जा रहा है। कैंडल को ब्रेक कर दिया, अब यहाँ पे ब्रेक कर दिया, नीचे गया, अब वो लोअर साइड पे टच कर रहा है। ठीक है। अब कैंडल्स लगातार लोअर कैंडल लोअर पे बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, अनटिल अनलेस ये इनसाइड आया। जब इनसाइड आया तो फिर कहीं हम दूसरी कैंडल रीडिंग को देखेंगे, कैंडल रीडिंग की बेसिस पे हम इसको बाय या सेल करेंगे दोबारा। बेस्ड और अदर इंडिकेटर्स हमने यहाँ दोबारा कॉल ली थी बाइंग की, जबकि लाइन नीचे थी। आरएसआई बोल रही थी, स्टॉक आरएसआई बोल रही थी, मैक बोल रहा था कि यहाँ से मूवमेंट अपवर्ड है, नीचे लगे हुए हैं। ईएमए भी कह रहा था, इन ईएमए इस टाइम पे एक्टिव नहीं हुआ था। लेकिन इन तीन के पॉइंट की बेसिस पे हमने बाइंग डिसीजन लिया था और यहाँ हमने सेलिंग किंग कर दी होगी, यहाँ हम होल्ड करके बैठे हुए होंगे। बोलिंगर क्लियर है? बोलिंगर की रीडिंग और सेलिंग समझ में आ गई? बोलिंगर से लाइन अगर शेयर ऊपर चला जाए, ये जिस तरह अभी बनता हुआ दिख रहा है, इस तरह लाइव में बनता हुआ दिख रहा होता है कि शेयर प्राइस कहाँ मूव हो रही है, स्क्वीज होता हुआ भी दिख रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा स्क्वीज रहेगा, फिर बस्ट होगा। अभी तो फिल वक्त मुझे, जब स्टॉक अगर ऐसे ही रिवर्सल दे चुकी है, नीचे आ चुकी है, 87.47 पे है, पिंक लाइन 89.08 पे है, तो इसका मतलब है कि ब्लू लाइन नीचे आ रही है, 2 पॉइंट नीचे आ गई है। दैट्स मोस्टली द केस। रेड कैंडल भी पड़ी है, और कैंडल का टर्म कौन सा है वो अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि कैंडल इज वेरी शॉर्ट। तो हम इस बेसिस पे, वॉल्यूम भी नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस स्लाइटली गो डाउन, तो हम यहाँ बेच के बाहर निकलेंगे। बोलिंगर बैंड में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि अभी बेचना है कि नहीं बेचना, तो बोलिंगर बैंड को खोल के देख लो। अगर प्राइस बोलिंगर बैंड से ऊपर चली गई है, यहाँ चली गई, आप बेच सकते हो। अगर ये कैंडल पड़ रही है, कैंडल वैसे बोल रही थी मुझे यहाँ के ये बेच दो, अपवर्ड ट्रेंड में है, ठीक है, तो यहाँ बेच सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, कंफर्मेशन कैंडल। अगर प्राइस इससे इसके लोअर को ब्रेक कर देती, इसके लोअर को ब्रेक करके नीचे जाती, तो मैं बेच देता। कैंडल रीडिंग यूं होती है। अगर इससे ऊपर से जा चली गई तो मैं जाने दूंगा। फिर एक कैंडल पड़ी, अब ये कैंडल कह रही है कि मेरे लोअर से नीचे जाए तो ब्रेक कर दो, ये इसके लोअर से नीचे नहीं गई। इस कैंडल में शायद ब्रेकआउट हो गया, नहीं अभी भी नहीं हुआ। फिर अपवर्ड गया, अपवर्ड गया, वो ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, लेकिन इस कैंडल ने कहा कि मुझे दोबारा बाय करो के लिए, मेरे लिए जरूरी है मैं सारे ग्राफ करूं बंद और इशिमोको को यहाँ लगा के सीखूं। इशिमोको क्या है? इशिमोको एक अच्छा इंडिकेटर है। इसको इंडिकेटर्स की दुनिया में मास्टर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स भी कहते हैं। इशिमोको क्लाउड। ओके, इशिमोको क्लाउड की सेटिंग में जाके भाई मैं थोड़ी सी नंबर्स में कोई छेड़खानी नहीं करूंगा। मैंने यहाँ से सिर्फ बेस लाइन का कलर देखना है। बेस लाइन का कलर में थोड़ा सा इसको पिंक कर देता हूँ बस। ठीक है, सिर्फ मेरी रीडिंग के लिए आप अपने हिसाब से कलर रख सकते हैं। ठीक है। ओके।
बस मैंने सिर्फ एक कलर चेंज किया और कुछ चेंज नहीं किया भाई। ठीक है, इशिमोको की रीडिंग को सीखो। इशिमोको क्या कहता है? तीन चीजें कहता है इशिमोको। इशिमोको कहता है कि भाई जब भी ब्लू लाइन को पकड़ के रखो। ब्लू लाइन पिंक लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस करेगी तो बाइंग करना। क्लियर है? पहला चीज समझ में आ गई। जब भी ब्लू लाइन इस पिंक लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी तो बाइंग कर लो। जब तक ऊपर है यू आप उसी के अंदर रह सकते हो। जब वो ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर दे सेल कर दो। दूसरी चीज, पहली, जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जाए बाइंग कर लो। जब ऊपर से नीचे की तरफ जाए तो सेलिंग कर दो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अच्छा, लेकिन भाई मैंने कहा और क्या बता रहा है। हम तीन चीजें देखेंगे, अगर वो तीन चीजें ऑल टुगेदर हो रही होंगी तो हम बाइंग करेंगे। सिर्फ एक चीज की बेसिस पे डिसीजन नहीं लेंगे। मैंने कहा ओके भाई, तीन चीजें क्या है? भाई मुझे ये क्लाउड बनते हुए दिख रहे हैं, कभी ये रेड हो रहा है, कभी ये ग्रीन हो रहा है, कभी ये नीचे जा रहा है, कभी ये प्राइस के नीचे आ रहा है, कभी ये प्राइस के ऊपर जा रहा है। देखो, कभी प्राइस के नीचे चल रहा है, कभी प्राइस के साथ चल रहा है, कभी प्राइस के ऊपर चल रहा है। तो भाई इशिमो को क्या कहता है? इशिमो को ये कहता है कि जब भी लाइन नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस हो जाए बाइंग करो। लेकिन कब बाइंग करो? उसके लिए बोलता है यार ये एक और लाइन चल रही है, ग्रीन लाइन। ठीक है, इसकी लाइन है लैगिंग लाइन। अच्छा, एक चीज और मैं समझा देता हूँ इसकी रीडिंग के लिए। भाई एक लाइन और जो लाइन पीछे की तरफ चल रही है, या कभी ऊपर होगी कभी नीचे होगी, क्लाउड्स की तरह कभी नीचे होंगे कभी ऊपर होंगे। और जब ये क्लाउड्स कभी नीचे होंगे और कभी ऊपर होंगे तो हमारे पास एक चीज और आएगी, दैट इज लैगिंग। ये जो ग्रीन लाइन है ये 21 कैंडल पीछे है। ये देखो अभी यहाँ पे क्लोज हो गई, तकरीबन 21 कैंडल्स पीछे बन रही है। और ये जो क्लाउड्स हैं ये 21 कैंडल आगे का इम्पैक्ट दे रहे हैं, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल जो भी कैलकुलेशंस हैं इसकी। क्या रीडिंग है? ये जो ग्रीन लाइन है ये 21 कैंडल पीछे की रीडिंग देगी, क्लाउड्स 21 कैंडल आगे की रीडिंग देंगे। और ये ब्लू और येलो लाइन को देखेंगे। ठीक है, इससे आगे कुछ नहीं है ट्रेडिंग। ठीक है, कैंडल्स इसके साथ हमने समझ ली और ये सारे पैटर्न्स को समझ लिया, इसके आगे बिजनेस कुछ नहीं है, बिजनेस खत्म, कल्ली वल्ली। ठीक है, हमने कहा कि भाई एक तो लाइन ऊपर गई, पहली कंफर्मेशन मिल गई मुझे कि एंट्री लेनी चाहिए। दूसरी, लेट फॉर से अभी अगर ये एज्यूम करो अभी तो लाइन नीचे की तरफ है ना, या इसी पॉइंट को हम ले लेते हैं। जब ये लाइन बनी तो ये कैंडल लेट फॉर से यहाँ थी, तो इस कैंडल के टाइम पे ये जो ग्रीन कैंडल है 21 ट्रांजेक्शन पीछे बनी, यानी यहाँ कहीं बन रही है। ठीक है, जिस तरह आज यहाँ है तो इसकी लाइन पीछे है, मौजूद है। ठीक है, ओके। क्या ये लाइन नीचे की तरफ है प्राइस ट्रेंड के, या प्राइस ट्रेंड के ऊपर की तरफ है? मैंने कहा अभी ये लाइन प्राइस ट्रेंड के नीचे की तरफ मूव कर रही है। मैंने कहा अभी बाइंग नहीं करो, लेट फॉर से मैं आज की प्राइस पे देख रहा हूँ। मैंने कहा जब ये प्राइस ट्रेंड के नीचे मूव कर रही है तो बाय नहीं करो। ओके, जब क्लाउड्स अभी कहाँ पे है, ऊपर की तरफ है, जब क्लाउड्स नीचे की तरफ होंगे तो हम क्या करेंगे? बाय करेंगे। जब लेगिंग लाइन ऊपर की तरफ होगी तो बाय करेंगे। जब क्लाउड्स नीचे होंगे, लेगिंग लाइन ऊपर होगी क्लाउड्स नीचे होंगे तो हम बाएंगे। अभी क्या है, लेगिंग लाइन नीचे है, क्लाउड्स ऊपर है। ठीक है, और तीसरा, ईएमए की लाइन ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस हुई है तो प्राइस नीचे की तरफ गिरी हुई है। तो ये तीनों चीजें हमें देखनी है, लाइन, क्लाउड्स और लेगिंग लाइन। ठीक है, अच्छा अब इस पॉइंट पे देखते हैं जिस पॉइंट पे हमने बाइंग का डिसीजन लिया था। क्या लाइन ऊपर थी? यस।
लेगिंग लाइन ऊपर थी, ईएमए वो येलोइश लाइन को ऊपर से क्रॉस कर दिया था अपवर्ड पे, और इस प्राइस के टाइम पे क्लाउड कहाँ थे? नीचे। क्लाउड आगे के नीचे थे। मैंने क्या क्या, क्लाउड अगले 21 दिन पे मूव कर रहे हैं, यानी अभी आगे का क्लाउड दिख रहा है। तो यहाँ पे क्लाउड कहाँ थे? क्लाउड नीचे थे। क्या थे? ग्रीन थे, रेड थे, डजंट मैटर टू मी एट ऑल। अगर क्लाउड नीचे बन रहे हैं, लेगिंग लाइन ऊपर है, पीछे होगी, ये वाली जिस तरह यहाँ है तो यहाँ दिख रही है, क्लाउड है तो वो आगे दिख रहे हैं, ठीक है। तो और लाइन की मूवमेंट अपवर्ड जा रही है तो हम बाय करेंगे। और सेल कब करना है ये इचिमोको नहीं बताएगा। अनटिल अनलेस अगर आप बिल्कुल इचिमोको के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो, या तो क्लाउड ऊपर चले जाए, या लेगिंग लाइन नीचे आ जाए, या फिर आप जो है वो आ, वापस रिवर्सल की तरफ, नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाए, तो आप भेज दो। मैक्सिमम इस पॉइंट का वेट कर लो और भेज दो। ठीक है भाई। अच्छा, मैंने कहा ये तो मैंने बाइंग और सेलिंग देख ली, मैंने कहा यार इसी केस के अंदर जरा मुझे ये भी जल्दी से बता दो कि अगर मैं शॉर्ट सेल का ऑप्शन अवेल करूंगा, यानी गिरती हुई मार्केट में कमाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो शॉर्ट सेल के ऑप्शन पे मैंने क्या किया, मैं जब ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा तो क्या करूंगा? बाइंग करूंगा, शॉर्ट सेल करूंगा। ठीक है, शॉर्ट सेल किया मैंने इस प्राइस पे, जब वो ब्रेकआउट दे चुका था 6.69 पे खरीद के बेच दिया, शॉर्ट सेल कर दिया। मैंने शॉर्ट सेल किया, खरीदा ब्रोकर ने, ठीक है। और जब यहाँ से वापसी मूवमेंट अपवर्ड में बना रहा, ठीक है, यहाँ देखो तो शेयर मुझे अगर इस प्राइस पे था तो इस प्राइस पे मुझे प्राइस मूवमेंट अपवर्ड दिख रही थी बेस्ड ऑन अदर इंडिकेटर्स। ठीक है, मैं अदर इंडिकेटर्स पे सेलिंग टाइम पे हमेशा क्या देखेंगे? इंडिकेटर सारे देखेंगे कि हाँ बेचने नहीं, पाइवट पॉइंट, स्टैंडर्ड्स, सपोर्ट कहाँ पे, पाइवट पॉइंट से चेक करेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है और शॉर्ट सेल के केस में हम क्या देखेंगे? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ है। सेल, नॉर्मल सेल के केस में हम देख रहे होंगे रेजिस्टेंस कहाँ है, ऊपर कहाँ रेजिस्टेंस है, नीचे कहाँ सपोर्ट है। अब शॉर्ट सेल के केस में क्योंकि हमने पहले सेल कर दिया, ब्रोकर ने बाय किया, यहाँ हम बाय करेंगे और ब्रोकर सेल करेगा। तो अल्टीमेटली मुझे तो बाइंग करनी है, तो मुझे ये देखना है कि भाई नीचे कहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां से वो वापस जा सकता है। यहाँ पे मैंने बाय कर लिया, बेस्ड ऑन अदर इंडिकेटर्स की रीडिंग हमने अभी ऑल टुगेदर कर चुके हैं। जब मैं यहाँ बाय करूंगा तो डिफरेंशियल अगेन मेरा नीचे भी कमा लिया, और जब ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं नॉर्मल बाय करूंगा। फिर यहाँ मैंने दोबारा ट्रेड ली, उसको बाय करके जब मैंने यहाँ शॉर्ट सेल बाय किया, अपनी ट्रेड क्लोज की, कमा लिया। यहाँ मूवमेंट अपवर्ड दिख रही थी, मैंने नॉर्मल बाय किया, नॉर्मल बाय करके दोबारा यहाँ तो यहाँ कमा लिया। यहाँ फिर मैं अभी भी होल्ड करके बैठा हुआ हूँ। ठीक है, इंडिकेटर्स इससे ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दो चीजें, एक कैंडल रीडिंग, एक ट्रेंड लाइन रीडिंग। ट्रेंड लाइन रीडिंग के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सीखना चाहते हो मैं सिखाऊंगा। बेहतर है आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। क्लोज करते हैं आज की मार्केट को यहीं पे। आई एम अवेलेबल, कल दोबारा 1 से 2 घंटे का सेशन रख लेंगे, कल ट्रेंड लाइंस को हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ ट्रेंड लाइंस को डिस्कस करेंगे, और सेकंड हम डिस्कस करेंगे कैंडल्स को, कि कौन सी कैंडल्स क्या इमेज दे रही है, कौन सी कैंडल्स की रीडिंग कैसे करते हैं, उसका मतलब क्या है, उसकी बेस पे डिसीजन कब लिया जाता है। तो मैं थोड़ा, गला मेरा खुश्क हो गया, अब तक किसी का कोई सवाल है तो बता दो। डॉक्टर गॉर्डन गूगल इसको